सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं ममता शर्मा परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस ऑटोनोमस में आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए दोस्तों, अपने आरबीएससी की बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड मॉडल पेपर हम लेकर के आए हैं और वो मॉडल पेपर होगा आपका बायोलॉजी का। बायोलॉजी के मॉडल पेपर सेकंड की हम बात करेंगे। फर्स्ट मॉडल पेपर की दूसरा टीचर आपसे बात कर चुका है। तो किस तरीके से हम अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं और किस तरीके से ये मॉडल पेपर हमारे लिए लाभदायक होंगे, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का समावेश हम लेकर के आए हैं और इस तरीके के प्रश्न हम आज हमारे इस क्लास के अंदर सोल्व करेंगे। तो देखिए, हमारा जो पेपर रहेगा वो बायोलॉजी का रहेगा। बायोलॉजी की हम बात करेंगे और बायोलॉजी के अंतर्गत हम देखेंगे दोस्तों कि किस तरीके से जो बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं उस बायोलॉजी के अंतर्गत हमारे आरबीएससी के अंदर जो 2024 है उसमें कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आने की संभावना हो सकती है, वो इंपॉर्टेंट हैं आपके बिल्कुल आरबीएससी के पाठ्यक्रम से जो बायोलॉजी का है उसी से ये लिया गया है। तो अपन इसको शुरुआत करते हैं। देखिए, अब अपन बात करेंगे प्रश्न पत्र की योजना किस तरीके से रहेगा। हम देखते हैं कि कितने हमारे मार्क्स आने चाहिए और कितना किस तरीके से। तो जो प्रश्न इसमें होंगे उसमें हम देखेंगे कि जो ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे उनका अंक बाहर रहेगा 20.50। अवबोध से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे वो 14.50। ज्ञानोपयोग अभिव्यक्ति से संबंधित वही सेम इसमें रहेगा 14.50। कौशल और मौलिकता से रिलेटेड जो रहेंगे वो 6.50 रहेगा। तो टोटल हम जो बायोलॉजी के अंदर जो हमारा बोर्ड का एग्जाम देंगे उसका कुल योग रहेगा वो रहेगा 56 का। वैसे तो आपका पेपर जो है वो 100 नंबर का होता है, लेकिन 56 का आपका जो है वो पेपर आएगा एक्सटर्नल जब आपका परीक्षाएं होंगी बोर्ड एग्जाम की। 14 जो नंबर जो होते हैं वो आपके जो है आपके इंटरनल आपके स्कूल से भेजे जाते हैं और इसके अलावा 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो 56, 14 और 30 मिला करके आपको 100 में से आपको मार्क्स जो है वो 12th के अंदर इस बायोलॉजी के पेपर में आपको नंबर मिलने वाले हैं। अब देखिए, प्रश्नों के प्रकारवार व अंक भार। अब जब जो हमारा पेपर आएगा उसके अंदर कितने वस्तुनिष्ठ आएंगे, कितने रिक्त स्थान वाले आएंगे, कितने अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक आएंगे, दीर्घ उत्तरीय। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारे वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनकी संख्या रहेगी 16 छोटे प्रश्न रहेंगे जो क्या होंगे, एमसीक्यूज वाले होंगे। अब ऐसा देखिए उसमें ऑप्शन रहेंगे। 10 जो आपके प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे रिक्त स्थान वाले, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे और वो भी क्या होंगे, आधे नंबर के होंगे। अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न होंगे, वेरी शॉर्ट जो होंगे आपके वो होंगे 8 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। लघुत्रात्मक जो होंगे वो 12 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1.5 नंबर का होगा। दीर्घ उत्तरीय जो होंगे वो 3 नंबर के होंगे, जिसके हमको जो है वो 3 प्रश्न करने होंगे और जो निबंधात्मक प्रश्न होंगे वो होंगे 2। तो इस तरीके से जो हमारा बायोलॉजी का पेपर आएगा उसके अंदर टोटल प्रश्नों की संख्या क्या होगी, 51 प्रश्न हमको हल करने होंगे, जिसका अंक भार जो रहेगा वो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ 56 रहेगा। तो देखिए, इस तरीके से हम अपने और विकल्प योजना के अंतर्गत हम देखेंगे कि आंतरिक जो दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक जो प्रश्न आपके पेपर में होंगे उसमें आपको विकल्प मिलेंगे। विकल्प अर्थात अथवा में आपके प्रश्न आएंगे, जो आपको सही लग रहा हो, जो आपको आता हो उसे आप कर पाएंगे। अब देखिए, विषय वस्तु का अंक भार। देखिए दोस्तों, आपके 12 बायोलॉजी के अंदर हम बात करेंगे आरबीएससी के अंदर जो आपकी बायोलॉजी की किताब है उसके अंदर टोटल आपके 13 चैप्टर है और उन 13 चैप्टर में से किस तरीके से अंकों का डिवीजन किया गया है। देखिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जन्य जो पहला है वो 5 नंबर का है। मानव जनन जो है वो 4 नंबर का है। जनन श्वास जो 3 नंबर का है चैप्टर नंबर और अंक भार उसके 2 हैं। चौथा चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, 5 नंबर का है। वंशागति के आणविक आधार जो चैप्टर है वो आपका 6 नंबर का है। विकास वाला जो चैप्टर है आपका 3 नंबर का है। मानव स्वास्थ्य एवं रोग जो है वो 6 नंबर का है। तो इस तरीके से ये 1 से लेकर के 7 है। इसके आगे हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव 5 नंबर का है। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम आपका 4 नंबर का है। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग 4 नंबर का है। जीव और समष्टियां 4 नंबर का है। पारितंत्र 5 नंबर का है। जैव विविधता एवं संरक्षण 3 नंबर का है। तो इस तरीके से टोटल दोस्तों हमारे 56 मार्क्स की हम बात करेंगे, जो हमारे अभी बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे उसके अंदर हमारे 56 में से आपकी मार्किंग होगी। बाकी 30 आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे और 14 आपके इंटरनल मार्क्स होंगे।
अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा आरबीएससी जो है बोर्ड वो किस तरीके से प्रश्न पत्रों का ब्लूप्रिंट बनाता है और उसमें से किस तरीके से छोटे, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, उसमें से वस्तुनिष्ठ भी पूछा जाता है, रिक्त स्थान भी पूछा जाता है, लघुत्रात्मक भी पूछा जाता है, अति लघुत्रात्मक भी पूछा जाता है। और इस तरीके से ये 5 नंबर का जो आपको मैंने मार्किंग बाहर बताई है उसी से संबंधित उसको कि जो अगर हमने पहला चैप्टर कहा था कि 5 नंबर का होता तो उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया गया है। मानव जनन जो है वो उस तरीके से उसमें भी वो क्या है, ये टोटल जनन, स्वास्थ्य, वंशागति विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आणविक सिद्धांत, विकास, इन सब का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया गया है कि उसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस तरीके से आएंगे, रिक्त स्थान इतने नंबर का आएगा, लघुत्रात्मक इतने नंबर के आएंगे, दीर्घ उत्तरीय जो है इतने तरीके के आएंगे और निबंधात्मक प्रश्न जो है वो इस तरीके के आएंगे। तो ये एक उसका ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर आपका जो है वो बोर्ड का एग्जाम पेपर आपका आएगा। देखिए मानव स्वास्थ्य एवं रोग जो है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम है, जैव प्रौद्योगिकी उसके उपयोग है, जीव और समष्टियां, पारितंत्र, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो टोटल कुल मिलाकर के हमारे जो 56 नंबर हैं उनमें से किस तरीके से उनकी मार्किंग होनी है उन सभी के आधार पर इन सब में कितने शॉर्ट, वेरी शॉर्ट वो सब होंगे, एमसीक्यूज वाले होंगे, उन सब का डिवीजन किया गया है। विकल्पों की योजना खंड 6 व द में प्रत्येक में एकांतिक। देखिए आपका जो पेपर होगा उसके अंदर 4 हैं खंड ए, बी, सी और डी, ए, ब, स, द, जिसमें स और जो द है उसमें आपको क्या मिलेंगे, विकल्प मिलेंगे। मतलब आप अथवा में आपको प्रश्न मिलेंगे जिन्हें आप हल करेंगे। कोष्टक के बाहर की संख्या अंकों की तथा अंदर की संख्या प्रश्नों के द्योतक की किस तरीके से कितनी उसकी मार्किंग होगी वो पूरा उस ब्लूप्रिंट के अंतर्गत समझाया गया है। अब देखिए अपने हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर हम आरबीएससी की बात कर ही रहे हैं और मॉडल पेपर की हम बात करेंगे और ये मॉडल पेपर हमारा जो है सेकंड है। और देखिए जब हम 12th का एग्जाम देंगे तो उसका पूर्णांक मतलब उसकी मार्किंग कितने में से होगी, 56 में से होगी जो हम बात कर चुके हैं। और उसका समय कितना समय मिलेगा हमको उसके करने के लिए, उसे करने के लिए हमें 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। तो बिल्कुल हम सब समय पर पहुंचेंगे और अपना पूरा प्रश्न जो है वो हल करेंगे और पूरा पेपर करके हम अच्छे से अच्छे मार्क्स हम स्कोर करेंगे। अब देखिए अब क्या हमारे लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं दोस्तों उसकी भी हम बात कर लेते हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखे। तो सबसे पहले हम सबको पता है कि हमारे जो रोल नंबर होंगे वो रोल नंबर हम सबको लिखने अनिवार्य होते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। हम सबको सारे प्रश्न जो हमने बताया आपको टोटल 51 प्रश्न आपके पेपर में होंगे वो सब हमें करने कंपलसरी है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। हम सबको एक उत्तर पुस्तिका दी जाती है और उसी के अंदर हमें इन सभी 51 प्रश्नों का उत्तरों का समावेश हमें करना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। देखिए दोस्तों कई बार अपन ऐसा करते हैं कि कोई भी अगर मान लो स और द जो है उसके अंदर खंड में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि 16वें का उत्तर यहाँ पर लिख दिया, फिर उसके बाद में हमने खंड का करने लग गए, फिर उसके बाद उसके तो हमेशा हमें एक सेक्शन के प्रश्नों को हमें एक जगह पर ही करना है। अगर हम दूसरी जगह पर करेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो हम सबको ध्यान रखना है कि सबको हमें एक जगह पर ही इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। फिर 5वां पॉइंट हम पढ़ते हैं, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। कई बार क्या होता है दोस्तों हम जल्दबाजी के अंदर ये कितने नंबर का प्रश्न है वो लिखना हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें उसका सीरियल लिखना है कि अगर हम 1 नंबर का प्रश्न कर रहे हैं या 2 नंबर का कर रहे हैं तो हम उस उत्तर को लिखने से पहले उसका नंबर वहां पर जरूर लिख दें ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी रहेगी और जिसके आधार पर हम क्या है अच्छे से वो हमारा पेपर भी कर पाएंगे और इजीली हम अच्छे मार्क्स हम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को तो अच्छे मार्क्स भी हम स्कोर कर पाएंगे। अगला है प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि अंतः विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाएगा। देखिए अगर कई प्रकार की त्रुटि आपको देखिए हमारा जो पेपर आता है वो हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। तो अगर कोई भी त्रुटि है उसमें तो जो हिंदी में लिखा हुआ होता है हमें उसी को ही मानना है। इंग्लिश वाले में अगर फिर कोई एरर है तो हमें उसको नहीं मानना है, हमें हिंदी वाले पर ही फोकस करना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 16 से 20 में आंतरिक विकल्प है। जो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि 16 से 20 में क्या है खंड स और खंड द है। इन सभी के अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे अथवा में आपको प्रश्न के उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे कि यस आपके पास 2 प्रश्न होंगे जिसमें से आप कोई भी अपनी स्वेच्छा से जो आपको आता है उसे आप कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब अपन अपने प्रश्न
पत्र को शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले खंड ए की बात करेंगे, जिसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, आनुवंशिक कूट जो मीथियोनिन का कूट लेखन करता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मीथियोनिन की। 4 ऑप्शन हमारे पास में है, यूयूयू, एयूजी, एसीजी, ए। तो देखिए हम देखेंगे इसमें इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको भी इसका आंसर आ गया होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर होगा एयूजी। एयूजी जो होता है वो क्या करता है, मीथियोनिन का कूट लेखन करता है। तो बिल्कुल हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रा में अलैंगिक जनन संरचनाएं हैं। देखिए हम हाइड्रा की बात करेंगे। हाइड्रा क्या कर रहा है, अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन क्या होता है कि ऐसा जनन जिसमें क्या होता है, एकल जनक ही क्या करता है, अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करता है। इसके ऑप्शन हम बात करेंगे, कलिका है, कोनिडिया है, चल बीजाणु है, जैम्यूल है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा कलिका। कलिका अर्थात हाइड्रा क्या करता है, अलैंगिक जनन के दौरान कलिका या बड की फॉर्मेशन करता है, और ये बड क्या करता है, फिर अपने पेरेंट हाइड्रा से अलग हो जाता है और अलग से स्वतंत्र अपनी वृद्धि करने लग जाता है। अगला है लसीगाब अंग का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर लसीकाब अंग का उदाहरण है थाइमस, यकृत, अग्नाशय, आमाशय। तो अब हम देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए थाइमस, थाइमस जो होता है वह एक लसीकाब अंग है, अर्थात एक लिम्फोइड ऑर्गन के रूप में यह कार्य करता है। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव जिसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। जैव उर्वरक अर्थात बायो फर्टिलाइजर के रूप में किसका उपयोग किया जा रहा है, पक्सीनिया, पेनिसिलियम नोटेटम, साइनोबैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। तो देखते हैं हम इन ऑप्शन में से कौन सा सही है जो एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। तो देखिए इसका सही आंसर है साइनोबैक्टीरिया। तो देखिए साइनोबैक्टीरिया जो होती है वह एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न हम बात करेंगे, कौन सी अंतः गर्भाशय युक्ति नहीं है। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अंतः गर्भाशय युक्ति नहीं है। तो ऑप्शंस की बात करेंगे, लिपेस लूप, कॉपर टी, प्रोजेस्ट्रॉन, डायफ्राम। तो इसका देखते हैं सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा प्रोजेस्ट्रॉन। तो देखिए दोस्तों हमने पूछा है नहीं है, तो देखिए इसका आंसर से जो ऑप्शन होगा वो इसलिए होगा क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन क्या है, एक हार्मोन है, यह कोई डिवाइस नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा प्रोजेस्ट्रॉन। अगला है, अपरा से पार होने वाली प्रतिरक्षी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपरा, अपरा अर्थात प्लेसेंटा। कौन सी ऐसी प्रतिरक्षी है जो प्लेसेंटा को पार कर सकती है। इसके ऑप्शन है आईजीजी, आईजीई, आईजीएम और आईजीए। तो देखते हैं दोस्तों कि जब गर्भस्थ शिशु अपनी माता से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ होता है तो उस प्लेसेंटा के द्वारा कौन सी एंटीबॉडी जो होती है वो पार करती है। और तो इसका हम सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर होगा आईजीजी। देखिए आईजीजी एंटीबॉडी जो होती है वो प्लेसेंटा से पार होने वाली प्रतिरक्षी होती है। अगला प्रश्न है, शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती है। तो देखिए यहाँ पर स्पर्म जो है उनको कौन पोषण देने का कार्य करती है। ऑप्शंस देखते हैं, सर्टोली कोशिकाएं, नरजम कोशिका, लीडिंग कोशिका, शुक्रवाहिका। तो देखेंगे यहाँ पर सही आंसर क्या है। देखिए इसका सही आंसर होगा सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं वह शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग सहलग्न रोग है। लिंग सहलग्न रोग की हम बात करेंगे जिसके ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, एड्स, हीमोफीलिया, हैजा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये ऑप्शन हेपेटाइटिस, एड्स, हीमोफीलिया, हैजा। तो देखेंगे यहाँ पर कौन सा लिंग सहलग्न रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे हीमोफीलिया। देखिए हीमोफीलिया क्या होता है, एक लिंग सहलग्न रोग है और इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। रानी विक्टोरिया के अंतर्गत जो है उनके फैमिलीज के अंदर ही देखी जाने के कारण से इसे रॉयल डिजीज का नाम दिया गया। और हीमोफीलिया के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति के शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता, अर्थात रक्त का थक्का जमाने वाला कारक नहीं होने के कारण से उसे चोट लगने पर लगातार रक्त निकलता रहता है। तो फिर उसको बाहर से हम ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो हो इंजेक्शन के थ्रू प्रोवाइड कराए जाते हैं, तब उसके शरीर से ब्लड निकलना बंद होता है। तो यह हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग के रूप में लिंग सहलग्न रोग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साइनोबैक्टीरिया नहीं है। तो देखिए ऑप्शंस की हम बात करेंगे, एनाबीना, नोस्टोक, ओसिटोलेरिया, राइजोबियम। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कौन सा ऐसा है जो साइनोबैक्टीरिया नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सही आंसर क्या होगा हमारा। सही आंसर होगा राइजोबियम। देखिए राइजोबियम क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि राइजोबियम क्या है, एक जीवाणु है। तो जो क्या करता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करने के अंतर्गत जो है वो मददगार होता है।
अगला प्रश्न है समष्टि पारस्परिक क्रियाएं हैं, तो समष्टि पारस्परिक समष्टि में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? ऑप्शंस देखते हैं, सहोपकारिता, स्पर्धा, परभक्षण, उपरोक्त सभी। तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या है उसको हम देखते हैं। देखिए उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा कि कोई भी जो एक समष्टि होती है, कोई भी एक पॉपुलेशन होता है, मतलब समष्टि क्या होती है? एक ही जाति के जीवों के समूह की हम बात करें, उसमें देखिए सहोपकारिता भी देखने को मिलती है। हर जो समष्टि होती है उसमें स्पर्धा कॉम्पिटिशन भी हमको देखने को मिलता है। परभक्षण प्रीडेशन के रूप में दूसरों के भक्षण की क्रिया भी हम सबको देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा द उपरोक्त सभी। अगला है आणविक गोंद किसे कहते हैं? आणविक गोंद अर्थात मॉलिक्यूलर ग्लू की हम बात करेंगे। ऑप्शंस की हम बात करते हैं, डीएनए लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज, टोपोआइसोमरेज। तो देखेंगे यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर सही आंसर होगा डीएनए लाइगेज। तो बिल्कुल हम सबको पता है डीएनए लाइगेज एक मॉलिक्यूलर ग्लू के रूप में काम करता है और डीएनए के टूटे हुए खंडों को जोड़ने में मददगार होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस प्लाज्मिड को प्राप्त किया जाता है। देखिए इसके ऑप्शन हम देखेंगे, आर प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, ई कोलाई, हीमोफिलस। तो हम देखेंगे यहाँ पर किससे इसको प्राप्त किया जाता है। इसका सही आंसर होगा टीआई प्लाज्मिड। तो बिल्कुल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से टीआई प्लाज्मिड को प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सही होगा बे। अगला प्रश्न है पारितंत्र शब्द किसने दिया था? तो देखिए हम बात करेंगे पारितंत्र शब्द जिसने दिया था उसके ऑप्शंस की बात करते हैं, लीनियस, विलियम, ओडम, टैंसले। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए इसका सही आंसर होगा द ऑप्शन टैंसले जो थे उन्होंने पारितंत्र शब्द को दिया था। अगला प्रश्न है एक ही क्षेत्र में रहने वाले पौधे तथा जंतु बनाते हैं जैविक समुदाय, इकोटोन, बायोम, वायुमंडल। तो हम इन चारों ऑप्शंस में देखते हैं कि जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, वो क्या बनाते हैं। तो देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा जैविक समुदाय, कि जब जैव जंतु और पौधे एक ही क्षेत्र में रहते हैं तो वो एक जैविक समुदाय, एक बायोटिक कम्युनिटी की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। ऊर्जा का पिरामिड, एनर्जी पिरामिड की हम बात कर रहे हैं और इसमें हम देखेंगे किस तरीके से वो बनेगा। इसका ऑप्शन हम देखते हैं, उल्टा, सीधा, कभी उल्टा, कभी सीधा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा कि किस तरीके का ऊर्जा का पिरामिड जो वो प्राप्त होता है। तो देखिए ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो हमें हमेशा सीधा प्राप्त होता है, क्योंकि ऊर्जा जब एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो लगातार ऊर्जा के अंदर कमी होती है, जिसे हम ऊर्जा का 10% का नियम भी कहते हैं। इसीलिए हमें ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा प्राप्त होता है। तो उसका सही आंसर होगा बे। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक निम्न में से किसके द्वारा बनाई गई है? रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक की हम बात करते हैं तो रेड डाटा बुक के अंतर्गत हम संकटग्रस्त प्राणी और जो विलुप्त हो चुके प्राणी हैं उनको हम मेंशन करते हैं। तो ये रेड डाटा बुक भी किनके द्वारा बनाई गई, इसके ऑप्शंस की हम बात करते हैं। पहला है ICZN, दूसरा है ICBN, तीसरा है IUCN और चौथा है द बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका सही आंसर होगा किसके द्वारा इसे बनाया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा IUCN। ठीक है, तो इसका सही आंसर है IUCN के द्वारा रेड डेटा बुक को है वो बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो है खंड ए के हमने MCQs की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात की। अब खंड ए के अंदर ही जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए गए हैं उसकी हम बात करते हैं और ये प्रत्येक जो है वो आधे नंबर का है, जैसे वस्तुनिष्ठ भी आधे का था। ठीक है, अब देखिए पहले हम इसकी बात करेंगे। पहला है वो हमारा इसका प्रश्न जो है वो टेपिटम परत विकासशील परागकणों को प्रदान करती है। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर टेपिटम जो परत होती है वो विकासशील पराग कणों को क्या प्रदान करती है। तो हम देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको भी ये जो है इसका आंसर पता होगा। तो इसका हम देखते हैं सही, टेपिटम परत जो होती है वो पराग कणों को पोषण अर्थात न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करती है। तो बिल्कुल न्यूट्रिशन यह इसे देती है। अगला है हमारा फिल इन द ब्लैंक, एक परिपक्व अंडाणु के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है। मतलब क्या, किसके निर्माण की क्रिया? परिपक्व अंडाणु के निर्माण की। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल देखिए इसका सही आंसर होगा अंड जनन या oogenesis जो होता है एक परिपक्व अंडाणु के निर्माण की क्रिया है जो है वो कहलाती है।
अगला है हमारा फिल इन द ब्लैंक, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन से होने वाला रोग है। अब हम बात करेंगे फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन से कौन सी बीमारी हो जाती है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा थैलेसीमिया जो होती है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के कारण से या फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के कारण से हमें ये डिजीज जो होती है वो देखने को मिल जाती है, जिसे हम थैलेसीमिया कहते हैं। फिर अगला हमारा फिल इन द ब्लैंक है, प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार होता है। तो देखेंगे हम प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक जो है वो कौन कौन से होते हैं। इसका सही आंसर होगा एडिनिन व ग्वानिन। तो देखिए एडिनिन और ग्वानिन जो होता है वो प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक के रूप में जो है वो कार्य करता है। अगला है हमारा, डैश वैज्ञानिक ने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत दिया था। तो देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राकृतिक वर्ण जो सिद्धांत होता है वो चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। और प्राकृतिक वर्ण के अंतर्गत क्या होता है, प्रकृति अपने योग्य जीवों का क्या कर लेती है, स्वयं ही चयन कर लेती है। तो बिल्कुल इस तरीके से चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक ने इसे बताया था। अगला है, टाइफाइड रोग का रोग कारक होता है। तो देखिए हम यहाँ पर एक बात कर रहे हैं बीमारी की, टाइफाइड रोग है, उसका रोग कारक क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या होता है। तो देखिए साल्मोनेला टाइफी के कारण से टाइफाइड रोग हमें देखने को मिलता है। अगला है, ब्रीवर्स यीस्ट को कहते हैं। ब्रीवर्स यीस्ट किसे कहा जाता है। तो देखिए ब्रीवर्स यीस्ट जो होती है उसका सही आंसर है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी जो होती है उसे ब्रीवर्स यीस्ट भी कहा जाता है। अगला है हमारा, प्रतिबंधन एंजाइम को डैश भी कहते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम अर्थात हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रहे हैं जिसे और क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे कहा जाता है आणविक कैंची। तो देखिए आणविक कैंची अर्थात मॉलिक्यूलर सीजर इसे इसलिए कहा जाता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि डीएनए लाइगेज तो मॉलिक्यूलर ग्लू के रूप में जोड़ने का काम करता है, लेकिन आणविक कैंची के रूप में प्रतिबंधन एंजाइम जो होता है वह काटने का काम करता है। किसको, डीएनए खंडों को कट करने के लिए आणविक कैंची के रूप में प्रतिबंधन एंजाइम को काम में लिया जाता है। अब अगले हम ऑप्शन की फिल इन द ब्लैंक की बात करते हैं। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे जो स्टेबल है। देखिए इसका सही आंसर होगा महासागर। ओशियन जो होते हैं वो सबसे स्थिर स्टेबल पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। अगला है, एक ही जाति विशेष में मिलने वाली जीनों की विभिन्नता को डैश कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आनुवंशिक विविधता। कि एक ही जाति के विशेष जो जीन है उनमें मिलने वाली जो जीनों की विभिन्नता होती है उसको हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक विविधता कहते हैं। अब देखिए ये हमने खंड ए के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हम बात कर चुके हैं, रिक्त स्थानों की अब बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की, अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की हम बात करेंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा जिसकी संख्या 8 है। अपन को ऊपर देख पा रहे हैं अपन स्क्रीन पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक पंक्ति में हमें देने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, परागण किसे कहते हैं। परागण मतलब पोलिनेशन किसे कहा जाता है। तो उसको हम देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, किसे हम पोलिनेशन या परागण कहते हैं। देखिए परागण का परागकोश से मुक्त होकर विभिन्न विधियों एवं माध्यमों के द्वारा उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्प के जायांग की वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो देखिए हम बात करते हैं परागकण जो होते हैं वो परागकण क्या होते हैं, किसी भी एक परागकोश से मुक्त होकर के अलग अलग माध्यमों से उसी पुष्प पर या फिर उसी ही पुष्प की अन्य जाति के जो पुष्प होते हैं उनके जायांग की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया जो होती है परागण या पोलिनेशन कहलाती है। और जिसके अंतर्गत क्या होता है, परागण की क्रिया हमें देखने को पादपों के अंतर्गत मिलती है, जो हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत भी हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडल के कार्यों की पुनः खोज किन वैज्ञानिकों ने की थी। तो देखिए दोस्तों हम सब मेंडल को जानते हैं, लेकिन मेंडल ने अपने जितने भी काम किए थे उनके कार्यों की खोज जिन वैज्ञानिकों ने की थी उनके बारे में हमें बात करनी है। तो आप सबको भी इसके आंसर पता होंगे। देखते हैं हम इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इनके लिए हम बात करते हैं। 3 वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डी व्रिज,
कार्ल कोरेंस वॉन शेनमार्क ने मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की थी। तो जो मेंडल को हम आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, और मेंडल को जो हमने देखा, हमने सबने सुना, हम पढ़ रहे हैं उस चीज को कि मेंडल ने अपने प्रयोग किया था मटर के पौधों पर किए थे, और मटर के पौधों पर जितने भी जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उनके सभी कार्यों की पुनः खोज इन 3 वैज्ञानिकों ने दोस्तों की थी। अगला प्रश्न है हमारा, अनुलेखन इकाई के कितने भाग होते हैं, नाम बताइए। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, अनुलेखन, ठीक है। अनुलेखन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर देखेंगे दोस्तों कि किस तरीके से डीएनए से जब हम बात कर रहे हैं आरएनए या हम एमआरएनए बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? अनुलेखन हम बोल रहे हैं। तो हम देखेंगे कि कितने उसके भाग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके जनरली मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, जिसमें हम पहले को क्या कहेंगे? उन्नायक या प्रमोटर, दूसरे को हम कहेंगे संरचनात्मक जीन या स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा जो होता है समापक या टर्मिनेटर। तो बिल्कुल इसके अनुलेखन इकाई के ये 3 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, होमो सैपियंस का विकास किस महाद्वीप में हुआ था? हम बात कर रहे हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस मतलब हम अपनी स्वयं की बात कर रहे हैं, मानव, जो आज हम अपने बात कर रहे हैं, हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? होमो सैपियंस। तो बात हो रही है कि किस महाद्वीप में उसका विकास हुआ था। तो देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप में होमो सैपियंस का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, लुईस पास्चर ने अपने प्रयोगों द्वारा विकास से संबंधित किस सिद्धांत का खंडन किया था? लुईस पास्चर वैज्ञानिक है और उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा किस सिद्धांत का खंडन किया था उसकी हम बात करेंगे। देखिए उसका सही आंसर है स्वतः जनन का सिद्धांत। स्वतः जनन का सिद्धांत कहता है कि जीवों की उत्पत्ति क्या होती है? अपने आप ही होती है। तो स्वतः जनन सिद्धांत के बारे में जो लुईस पास्चर थे उन्होंने बताया था। अगला प्रश्न है, प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित परीक्षण का नाम बताइए। देखिए प्रतिजन प्रतिरक्षी मतलब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के आधार पर कौन सा परीक्षण किया जाता है, उसका हम देखते हैं सही उत्तर। उसका होगा सही उत्तर एलिजा टेस्ट। प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया पर आधारित होता है। तो देखिए एलिजा टेस्ट जो होता है एड्स के परीक्षण में भी किया जाता है, और एलिजा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे। तो बिल्कुल एलिजा टेस्ट जो है वो इसके लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटे व सबसे लंबे जीन का नाम लिखिए। सबसे छोटे और सबसे लंबे जीन का नाम लिखना है। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत हम बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर के अंदर लगभग 35,000 जीन पाए जाते हैं, और हर जीन जो है वो एक विशिष्ट कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। हमारे शरीर के अंदर लगभग जो है वो 50 से 60% जो जीन्स है उनकी संरचना वो किस कार्य के लिए उत्तरदायी हैं वो हमें पता है। बाकी के ऊपर अभी बाकी के क्या फंक्शन होते हैं उसके ऊपर अभी मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत हमको पता है कि कार्य चल रहा है। तो देखिए हम यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो जीन शरीर में पाए जाते हैं उसमें सबसे छोटा और सबसे लंबे जीन का नाम क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है वाई गुणसूत्र। वाई गुणसूत्र की हम बात करेंगे। वाई गुणसूत्र जो होता है वो जनरली नर के अंदर मेल्स में पाया जाता है। वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन सबसे छोटी व डिस्ट्रोफिन जीन सबसे लंबी जीन है। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी तो जो वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन होती है और सबसे लंबी जीन जो है वो डिस्ट्रोफिन होती है। अगला प्रश्न है हमारा, बीओडी का पूरा नाम लिखिए। बीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए बीओडी का पूरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड की हम बात करते हैं, और जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो बीओडी हम पानी की देखते हैं, बीओडी जो पानी जितना अधिक प्रदूषित होता है हम देखते हैं कि जो पानी साफ है उसकी बीओडी कितनी होगी, जो खराब पानी है जो पॉल्यूटेड पानी है वो कितनी होगी। तो बीओडी की फुल फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो वो होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखिए
यहाँ पर हमारा जो खंड ए था उसके प्रश्न जो है वो समाप्त हो जाते हैं। अब दोस्तों हम खंड ब की तरफ बढ़ते हैं। खंड ब अर्थात सेक्शन बी, और इस सेक्शन बी के अंदर जो है लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 1.5 नंबर का होगा, और उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। इस तरीके से टोटल हम देखेंगे कि 18 नंबर के प्रश्न हमको ये करने होंगे। इसमें देखिए हमारा चौथे नंबर का प्रश्न है, जो पहला प्रश्न है लघुत्रात्मक के अंतर्गत, लघु बीजाणु धानी की संरचना का सचित्र व संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लघु बीजाणु धानी, माइक्रोस्पोरेंजियम की हम बात करेंगे। ये प्रश्न भी हमारा जो है वो पुष्पी पादपों में जनन का जो है उससे लिया गया है। तो हम देखेंगे कि इसका हमें विद डायग्राम हमको देखना है किस तरीके से होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है उसकी क्या संरचना होती है। देखिए, एक परागकोश में जब हम बात करेंगे, एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणु धानियां होती हैं, ये 4 होती हैं संख्या में। प्रत्येक में बाहर से अंदर की ओर निम्नलिखित परतें पाई जाती हैं, या निम्नलिखित परतों को हम देखते हैं। तो जब एक परागकोश है उसके अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं, तो उन चारों लघु बीजाणु धानियों पर बाहर से अंदर की तरफ कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। तो दोस्तों उसको हम देखते हैं। सबसे पहली बाह्य परत होती है अधिचर्म या बाह्य त्वचा, जिसे हम एपिडर्मिस भी कहते हैं। यह सबसे बाहरी एक मोटी कोशिकीय परत के रूप में पाई जाती है। तो सबसे पहली है बाह्य अधिचर्म या बाह्य त्वचा होती है, जो सबसे बाहर की तरफ होती है। फिर उसके अंदर की तरफ जो होती है उसे हम अंतस्थीशियम या एंडोथीशियम कहते हैं। यह परत बाह्य त्वचा के अंदर की ओर होती है, मतलब अंदर की तरफ होती है, और परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। स्फुटन मतलब उसके फूटने की प्रक्रिया में जो है वो मददगार होती है। तो पहले नंबर की तो अधिचर्म होगी, उसके जस्ट जो अंदर होती है वो एंडोथीशियम या अंतस्थीशियम कहलाती है। तीसरी जो होती है वो मध्य परत होती है। यह 2-3 कोशिकाओं मोटी परत होती है। और फिर हम देखेंगे टेपिटम, यह मध्य स्तर के अंदर की ओर तथा परिवर्धनशील पराग कणों को अंदर की तरफ होती है और पराग कणों को पोषण देने का कार्य करती है। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर ही रहे हैं, एपिडर्मिस की हमने बात कर ली, एंडोथीसियम की हमने बात कर ली है, मिडिल लेयर हम देख रहे हैं, और ये टैपिटम। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एपिडर्मिस सबसे बाहरी है, फिर उसके अंदर की तरफ ये बाह्य त्वचा या अधिचर्म जिसे हम कह रहे थे, ठीक है। फिर हम ये से अंतस्थीशियम कह रहे थे। उसके बाद हम बात कर रहे थे मध्य परत, जो मध्य भाग में पाई जाती है। और उसके बाद में हम सबसे अंदर की तरफ जो देख पा रहे हैं, ये जब हम इसका डाइसेक्शन देखते हैं इसको, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से टेपिटम जो होती है वो जो परिवर्धनशील अर्थात जो इसके अंतर्गत जो ये डेवलपिंग जो परागकण होते हैं उनको पोषण देने का कार्य करती है। तो बिल्कुल हम इस माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु धानी की संरचना देखते हैं तो वो दोस्तों हमें इस तरीके से दिखाई हमें देती है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि परागकणों के जीवाश्म के रूप में परिरक्षित पाए जाने का कारण बताइए। हम दोस्तों देखते हैं परागकण एक जीवाश्म के रूप में, जीवाश्म क्या होते हैं कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में वो क्या हो जाते हैं, उनका शरीर का जो कंकाल हो जाता है या उनकी बॉडी जो होती है वो एक लंबे समय तक परिरक्षित मतलब प्रिजर्व रहती है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परागकणों की। अब परागकण किस कारण से संचित रह पाते हैं उसके कारण की हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं परागकणों का बाह्य चोल। हम देखेंगे दोस्तों किस कारण से ये परिरक्षित रह पाते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रह पाते हैं। इसका कारण है इनका बाह्य चोल किसका बना हुआ होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, उच्च ताप अम्ल क्षारों के प्रभाव को सहन कर लेता है। इसे अपघटित करने वाले किसी भी एंजाइम के बारे में हमको अभी तक पता नहीं लगा है। अतः परागकण स्पोरोपोलिनिन के कारण भौतिक व जैविक अपघटन से सुरक्षित रहते हैं, जिसके कारण परागकण जीवाश्म के रूप में परिरक्षित पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनका बाह्य चोल जो है वो स्पोरोपोलिनिन के कारण से स्पोरोपोलिनिन का जो बना हुआ होता है, और ये स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, उच्च ताप अम्ल और क्षारों के प्रभाव सभी को सहन कर लेता है।
और जिसके कारण से यह क्या होता है, नष्ट नहीं हो पाता है। और नष्ट नहीं हो पाने के कारण से कोई भी चीज तभी लंबे समय तक सुरक्षित रह पाएगी जो जिसके ऊपर किसी भी एंजाइम का, किसी भी अम्ल का, किसी भी क्षार का, ताप का, किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसी कारण से यह भौतिक व जैविक अपघटन से सुरक्षित रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बाह्य आवरण स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ होता है। अगला प्रश्न है हमारा उल्व भेदन। उल्व भेदन मतलब एमनियोसेंटेसिस जांच द्वारा लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध क्यों है? तो देखिए यहाँ पर लिंग परीक्षण मतलब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, और सेक्स डिटर्मिनेशन के अंतर्गत पता लगाया जाता है कि जो गर्भस्थ शिशु है वो लड़का है या लड़की है। तो इस प्रक्रिया के ऊपर प्रतिबंध क्यों है, इसके हम उत्तर की बात करेंगे। आप भी हमें इसका उत्तर जो है वो बता सकते हैं। देखिए आप सब पढ़ भी रहे हैं इस चीज को। देखिए क्यों होता है एमनियोसेंटेसिस के अंतर्गत? एमनियोसेंटेसिस या उल्व भेदन द्वारा परिवर्धनशील भ्रूण के लिंग का पता करके अनेक लोग कन्या भ्रूण हत्या करने लगे हैं, जिसके कारण लिंगानुपात में काफी असमानता उत्पन्न हो गई है। तो दोस्तों एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी तकनीक है जिसके आधार पर जो मदर के शरीर के अंदर गर्भस्थ शिशु है वो लड़का है या लड़की है, इसके जांच का पता चल जाता है, जिसके कारण से जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अगर लड़की होती है तो उसकी क्या होती है, गर्भ के अंदर ही मृत्यु कर दी जाती है। इसलिए ऐसा करने के कारण से लिंग अनुपात मतलब कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं या कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, उसके आधार पर जब लोग लिंग के अंतर्गत ये पता चलने लगा कि जो गर्भस्थ शिशु है वो लड़की है तो उसकी हत्या करने लगे। तो जिसके कारण से नर और जो है मादा या मेल और फीमेल के रेशो में काफी डिसबैलेंस हो गया, काफी असमानता हो गई। तो इसलिए क्या किया गया, फिर उनके अंतर्गत असमानता उत्पन्न होने के कारण से इसके ऊपर प्रतिबंध जो है वो लगाना पड़ा। तो देखिए अर्थात पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या काफी कम हो गई है, अतः इसका दुरुपयोग अर्थात इस उल्व भेदन या एमनियोसेंटेसिस के दुरुपयोग को रोकने के लिए इससे भ्रूण के लिंग परीक्षण करने पर वैधानिक प्रतिबंध लगाना पड़ा है कि अब इस विधि के द्वारा जो है वो लिंग परीक्षण के द्वारा ये नहीं बताया जाएगा कि डेवलपिंग जो शिशु है, गर्भस्थ शिशु है, वो लड़का है या लड़की है। तो इसलिए है वो ऐसा प्रतिबंध इसके ऊपर लगाया गया है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, मेंडल के प्रथम नियम को पुनेट वर्ग का प्रयोग करते हुए समझाइए। देखिए दोस्तों हम मेंडल की बात करते हैं जिन्हें हम आनुवंशिकी के जनक भी कहते हैं, और इन्होंने जो नियम दिए थे अपने, इन्होंने 3 नियम दिए थे, जिसमें हम सबसे पहले प्रथम नियम की हम बात करेंगे। और प्रथम नियम जो था उनका प्रभाविकता का नियम था। तो उसको किसके माध्यम से समझाना है, पुनेट वर्ग का प्रयोग करते हुए हमें इसको समझाना है। देखिए इसके हम देखते हैं मेंडल का प्रथम नियम क्या है, प्रभाविकता का नियम। और प्रभाविकता का नियम क्या कहता है, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंतर्गत हम देखेंगे इसमें विपर्यासी लक्षणों वाले 2 शुद्ध पादपों समयुग्मजी में संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होने वाले लक्षणों को प्रभावी लक्षण, F1 मतलब जो है प्रथम पीढ़ी जो होती है, F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त न होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं, हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 शुद्ध पादपों और समयुग्मजी मतलब दोनों युग्म क्या है उसमें समान है, उसको लिया जाता है। उदाहरण के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर एकल संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हम बात करते हैं। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पुनेट जो वर्ग है, एक वैज्ञानिक थे उन्होंने इसके बारे में बताया था, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। पुनेट वर्ग यह जनकों द्वारा युग्मकों के उत्पादन, युग्मनजों के निर्माण अर्थात युग्मनज मतलब जाइगोट के निर्माण तथा F1 व F1 पीढ़ी के आरेखीय निरूपण को समझाने की पद्धति है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि रेजिनोल्ड सी पनेट जो नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि F1 पीढ़ी आएगी, और फिर F1 पीढ़ी को जब F1 पीढ़ी से क्रॉस करवाया जाता है तो फिर F2 पीढ़ी हमें प्राप्त होती है, उसको आगे हम पुनेट स्क्वायर माध्यम से हम देखेंगे। तो देखिए ये है पनेट वर्ग जो है, इसे देखिए सबसे पहले हमने बात की थी कि समयुग्म की मतलब यहाँ पर फिनोटाइप में तो हमको दिख रहे हैं वो लंबे टॉल, और द्वार का मतलब बोने।
जिसमें लंबे को कैपिटल टी से बताया गया, ये है समयुग्मक जो जीनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्मॉल को स्मॉल टी के माध्यम से बताया गया है। इसमें कौन से गैमिट्स हैं? गैमिट्स क्या हैं? युग्मक है, कैपिटल टी, और इसमें कौन से युग्मक है? स्मॉल टी। जब इनका संकरण कराया जाता है तो हमको जो प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है कैपिटल टी, स्मॉल टी हमें प्राप्त होता है। और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से पुनेट स्क्वायर के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमें F1 जो पीढ़ी होती है उस F1 पीढ़ी के अंतर्गत हमें सभी क्या होते हैं? लंबे पौधे हमें प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रभाविकता का नियम है। जो प्रभाविकता का नियम ये कहता है कि पहली पीढ़ी के अंदर, अर्थात ये जो F1 पीढ़ी है, इस F1 पीढ़ी के अंतर्गत क्या होते हैं? सिर्फ प्रभावी लक्षण कैपिटल टी स्मॉल टी ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और फिर जब हम इस कैपिटल टी स्मॉल टी F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी से संकरण कराते हैं, फिर जब हम F1 का F1 से संकरण कराएंगे तो हमें F2 पीढ़ी मिलती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इस तरीके से फिर हमें यह F2 पीढ़ी जो होती है वो प्राप्त होती। तो देखिए दोस्तों, ये है मेंडल का प्रभाविकता का नियम, जिसे रेजिनॉल्ड सी पुनेट ने बताया था, तो इसे पुनेट स्क्वायर भी कहा जाता है। अब देखिए अपना अगला प्रश्न है डाउन विकार, डाउन सिंड्रोम के बारे में बताइए। तो देखिए डाउन विकार क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसकी खोज 1866 में एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था? लैंगडम डाउन ने की थी, जिससे मनुष्य में 21वें जोड़े गुणसूत्रों के साथ एक अतिरिक्त गुणसूत्र और उपस्थित होता है। तो देखिए जनरली हम सबको पता है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य के शरीर के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र 23 जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र होते हैं, मतलब 44, और एक जोड़ी जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं। और लिंग गुणसूत्र मादा के अंदर XX होते हैं, जबकि पुरुष के अंदर XY होते हैं। तो यहाँ पर जो ये हम बात करेंगे डाउन विकार की, तो इस डाउन विकार के अंतर्गत आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं और क्यों होता है वो 21वें गुणसूत्र के साथ में। भाई ये 21वां गुणसूत्र है, ये 21वां गुणसूत्र है, लेकिन इसके साथ में अगर इसकी एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है, अब ये क्या हो गई? एक अतिरिक्त प्रति के रूप में ये गुणसूत्र आ जाता है, जिसके कारण से डाउन विकार जो है वो देखने को मिलता है। और इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं? शरीर की लंबाई में कमी। इस इमेज में हम देख पा रहे हैं कि रोगी जो होता है उसके शरीर की लंबाई कम हो जाती है, सिर छोटा होता है, गोल होता है, मुंह आंशिक रूप से खुला हुआ होता है, जो हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं आंशिक रूप से खुला रहता है, हथेली चौड़ी व पाम क्रीज युक्त होती है। तो देखिए ये हथेलियां हमको देखने को मिलती हैं। और शारीरिक व मानसिक विकास जो होता है उसका अवरुद्ध होता है, मतलब उसकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि जो होती है वो प्रभावित होती है। तो लैंगडम डाउन नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था और यह एक गुणसूत्रों पर होने वाला विकार है। अगर बहुत सारे हम बीमारियों की बात करते हैं कि गुणसूत्रों की कमी के कारण से ये बीमारी हो गई, गुणसूत्रों की अधिकता के कारण से बीमारी हो गई, लेकिन ये जो विकार होता है 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति के कारण से होता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगर वाहित मल से सूक्ष्म जीवों का निष्कासन कर दिया जाए तो इसके उपचार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्पष्ट कीजिए। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर वाहित मल से सूक्ष्म जीवों को निष्कासित कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं इसका आंसर। देखिए, यदि वाहित मल से सूक्ष्म जीवों का निष्कासन कर दिया जाए तो वाहित मल का द्वितीयक उपचार नहीं हो पाएगा, अर्थात कार्बनिक पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हम सबको पता है, हम देखते हैं गंदा पानी आसपास देखते हैं और उस गंदे पानी के अंदर देखते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं और वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उन खराब जो पानी आ रहा है, वाहित जो मल आ रहा है, उसके अंदर से उस गंदगी को खा करके क्या करते हैं, वो समाप्त करते हैं। लेकिन अगर हम उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देंगे तो क्या होगा, उसका वाहित मल का उपचार नहीं हो पाएगा, द्वितीयक उपचार, जिसके कारण से कार्बनिक पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाएगा। और द्वितीयक उपचार के दौरान अवायवीय व वायवीय, वायवीय मतलब जो वायु की उपस्थिति में श्वसन करते हैं और अवायवीय जो वायु की अनुपस्थिति में भी सर्वाइव करते हैं,
अवायवीय और वायवीय सूक्ष्म जीवों द्वारा वाहित मल का उपचार किया जाता है, क्योंकि इससे अच्छी प्रौद्योगिकी मनुष्य के पास में अभी तक नहीं है। अतः अगर हम उसमें से सूक्ष्म जीवों को हटा देंगे, निष्कासित कर देंगे, तो उसके बिना वाहित मल का उपचार जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए वाहित मल के उपचार के लिए उसके अंदर सूक्ष्म जीव हैं वो होने जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, जैव गैस में कौन सी गैसें बनती है? जैव गैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, जैव गैस, बायोगैस की हम बात करेंगे और कौन कौन सी गैसें इसमें बनती हैं। तो देखिए, बायोगैस जो होती है, बायोगैस प्लांट की हम बात कर रहे हैं, ये एक बायोगैस प्लांट है। देखिए, बायोगैस जो होती है वो जनरली मुख्य रूप से हम बात करते हैं मीथेन गैस के रूप में। मिथेनोबैक्टीरियम नामक मिथेनोजन जीवाणु, मिथेनोबैक्टीरियम नामक मिथेनोजन जीवाणु जब सेलुलोजीय पदार्थों का अवायवीय अपघटन करते हैं, अवायवीय मतलब और अपघटन मतलब, अवायवीय होता है वायु की अनुपस्थिति में और अपघटन का मतलब होता है तोड़ना, कि जब ये जीवाणु किसका सेलुलोजीय पदार्थों का अपघटन करते हैं इस प्लांट के अंतर्गत, तो मुख्य रूप से क्या बनती है? मीथेन गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। और जिसके अंतर्गत जो मीथेन होती है CH4, मीथेन जो होती है वो इस बायोगैस प्लांट के अंतर्गत बनने वाली मुख्य गैस होती है। और जनरली इसमें क्या किया जाता है, एनिमल डंग वगैरह लिया जाता है, एनिमल्स का डंग, गोबर लिया जाता है और उसके अंदर पानी वगैरह डाला जाता है, कचरा। तो इस तरीके से इस प्लांट के अंदर ये गैस बनाई जाती है और सबसे अधिक जो गैस बनती है वो मीथेन के रूप में बनती है, अन्य गैसेस जो होती है वो कम मात्रा में बनती है। तो इस तरीके से जैव गैस संयंत्र जगह जगह पर लगाए जा रहे हैं और जिसके आधार पर जो है वो बहुत अधिक मात्रा में जो है वो बायोगैस का उपयोग किया जा रहा है। और बायोगैस को भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग कामों के अंदर आज हम वर्तमान समय में उपयोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जीन गन। जीन गन बायोलिस्टिक क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। तो हम जीन गन की बात करेंगे। देखिए, जीन गन विधि में स्वर्ण या टंगस्टन, क्या लिया हमने जीन गन के अंदर, क्या लिया हमने? स्वर्ण या टंगस्टन के कणों को वांछित डीएनए हम सबको पता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से आलेपित कर लिया जाता है। इन कणों को माइक्रो पार्टिकल कहते हैं। तो जब इनके ऊपर इनको लगा दिया जाता है तो क्या कहा जाता है उसे? माइक्रो पार्टिकल, जैसे इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं। और इन कणों को माइक्रो प्रोजेक्टाइल की सहायता से लक्षित कोशिका पर दागा जाता है। लक्षित कोशिका मतलब टारगेट सेल, जिस सेल के ऊपर हमें इसे इंसर्ट करवाना है उसके ऊपर दागा जाता है, मतलब उसमें इंसर्ट करवाया जाता है। और इस विधि का उपयोग पादप कोशिका भित्ति कोशिकाओं में वांछित डीएनए को प्रविष्ट कराने हेतु किया जाता है। तो देखिए, प्लांट्स के अंदर हम देख रहे हैं इस जीन गन की सहायता से क्या किया जा रहा है? वांछित डीएनए को प्रवेश कराया जा रहा है। और वांछित डीएनए को इन प्लांट सेल के अंदर प्रवेश कराने के लिए इस जीन गन बायोलिस्टिक मेथड जो है उसका प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में सम्मिलित 3 पदों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया मतलब PCR, उसमें हमें सम्मिलित 3 पदों का वर्णन करना है। तो देखते हैं, देखिए पीसीआर में 3 पद होते हैं। तो पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इसके 3 पद हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए विकृतीकरण। डीएनए विकृतीकरण मतलब डीएनए का डीनेचुरेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है? डीएनए हम सबको पता है कैसा होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब द्विसूत्री होता है। और ये क्या हो जाएगा? उच्च तापमान पर क्या हो जाता है? विकृत हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है। दूसरा है इसका दूसरा पद, उपक्रमक रासायनिक रूप से संश्लेषित डीएनए के छोटे खंड होते हैं जो वांछित डीएनए खंड के क्या होते हैं? पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और उपक्रमों के 2 सेट पीसीआर में आते हैं। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये इसका दूसरा पद हो गया। तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग करके उपक्रमों का प्रवर्धन करता है। तो देखिए यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जीनोमिक डीएनए को किसके रूप में काम में लेता है? टेम्पलेट के रूप में, टेम्पलेट के रूप में काम में लेता है। और टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर के क्या करता है? उपक्रमों का प्रवर्धन, प्रवर्धन मतलब एम्प्लीफिकेशन करता है, उसकी संख्या बढ़ाने का काम करता है।
और इस एम्प्लीफिकेशन के अंतर्गत हम देखेंगे कि बहुत अधिक संख्या हमें उसकी पीसीआर के अंतर्गत देखने को प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, एली लिली कंपनी द्वारा मानव इंसुलिन का संश्लेषण किस प्रकार किया गया? तो देखिए यहाँ पर हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं, वो कंपनी है एली लिली। और इंसुलिन किस रोग के बचाव के लिए उपयोगी है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए एली लिली जो कंपनी थी उसने क्या किया, मानव इंसुलिन का संश्लेषण किस तरीके से किया और किस तरीके से वहां पर यह इंसुलिन रोग बचाव करता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। सन 1983 में एक कंपनी है एली लिली ने डीएनए के 2 अनुक्रम तैयार किए जो कि इंसुलिन की श्रृंखला ए व इंसुलिन की श्रृंखला बी का कूट लेखन करती है, मतलब उनको कोड करती है। डीएनए के इन अनुक्रमों को ई कोलाई मतलब एशेरिकिया कोलाई जीवाणु के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बी प्राप्त की। इन दोनों श्रृंखलाओं को आपस में क्या किया, तो देखिए 2 श्रृंखलाएं प्राप्त की गई, इसको पॉलीपेप्टाइड ए नाम दिया गया और दूसरी श्रृंखला दी गई, इसे पॉलीपेप्टाइड बी श्रृंखला नाम दिया गया। और इन दोनों को आपस में किसके द्वारा जोड़ा गया, डाई सल्फाइड बंधों के द्वारा इसे जोड़ा गया और जोड़ करके किसका निर्माण किया गया, इंसुलिन का निर्माण किया। इस कंपनी ने पुनर्योगस डीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक को प्रयोग किया और प्रयोग करके मानव इंसुलिन को तैयार किया और इसका उपयोग मधुमेह रोग के उपचार में किया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा कि इंसुलिन रोग का इंसुलिन जो है वो मधुमेह रोग के उपचार में अर्थात डायबिटीज के उपचार में इसको प्रयोग किया जाता है। आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय के अंदर हमारे हर घर के अंदर कोई ना कोई एक डायबिटीज का या मधुमेह का पेशेंट मिल जाता है। तो वो जो भी उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उसको इंसुलिन की टैबलेट्स दी जाती हैं या उसे इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो इस कंपनी ने इसलिए बनाया इसे कि ताकि मधुमेह रोग का जो है वो उपचार आसानी से हो सके। उसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्राइजीन कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है? तो देखते हैं अब हम यहाँ पर क्राइजीन कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु, मृदा में कौन से जीवाणु, बहुत सारे जीवाणु जो होते हैं हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि जीवाणुओं का वितरण जो होता है वो विश्वव्यापी होता है, जल थल वायु मृदा सब जगह पर ये पाए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस थुरिंजेसिस में क्राइजीन पाए जाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे ये जो बैसिलस थुरिंजेसिस है उसमें क्या पाया जा रहा है, क्राइजीन पाया जा रहा है। और यह क्राइजीन जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट एबी आदि हमें देखने को मिलते हैं। क्राइजीन क्राई प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब ये जो क्राइजीन होते हैं किसका निर्माण कर रहे हैं, क्राई प्रोटीन का निर्माण करते हैं और यह प्रोटीन कई कीटों के लिए घातक होते हैं। तो देखिए फसलों को कीटों से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जनरली ये क्या होते हैं, किसमें पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस थुरिंजेसिस से हमें प्राप्त होते हैं और उसके अंतर्गत ये पाए जाते हैं जो कई प्रकार के कीटों के लिए घातक होते हैं, लैथल होते हैं, उन्हें समाप्त करने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जैव विविधता किसे कहते हैं? स्वस्थानिक संरक्षण और बाह्य स्थानिक संरक्षण में अंतर बताइए। हम बात कर रहे हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की हम बात करेंगे। जैव विविधता क्या होती है, जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर वृहद अणुओं से लेकर जीवों तक अत्यधिक विविधता पाई जाती है। विविधता, जैविक विविधता क्या होती है, जीवों में पाई जाने वाली विविधता। हम सबको पता है कैरोलस लिनियस ने जो अपनी पद्धति दी थी द्विनाम पद्धति, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे सब जो लगभग 1.7 से लेकर के 1.8 अरब मिलियन स्पीसीज पाई जाती हैं, उन सभी में क्या पाई जा रही है, विविधता पाई जा रही है। और विविधता के आधार पर प्रत्येक जीव एक दूसरे के समान दिखाई देकर भी एक दूसरे से बहुत सारे कारणों से हमें भिन्न दिखाई देता है। तो जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर वृहद अणुओं से लेकर जीवों तक अत्यधिक विविधता पाई जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत हम देखते हैं जीवों का संरक्षण हम 2 तरीके से करते हैं, स्वस्थानिक संरक्षण भी करते हैं और बाह्य स्थानिक संरक्षण भी करते हैं। स्वस्थानिक को हम क्या कहते हैं, इन सिटू भी कहते हैं और बाह्य स्थानिक को हम या बाह्य स्थानिक को हम एक्स सिटू भी कहते हैं।
स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब होता है जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जीव जो होते हैं उन्हें कहां पर संरक्षित किया जाता है, स्वस्थानीय। स्व का मतलब खुद के स्थान में ही क्या कर दिया जाता है, उसे संरक्षित कर दिया जाता है। मान लो कोई एक जंगल है या कोई एक ऐसा एरिया है, उस पूरे एरिया को बाउंड ना करके उसके अंतर्गत ही एक पर्टिकुलर स्थान बना दिया जाता है और वहां पर उसे संरक्षित किया जाता है। जैसे अभ्यारण्य, जैवमंडल, राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, नेशनल पार्क्स वगैरह, उन सभी के अंदर जीवों को उसके स्वयं के स्थान में ही संरक्षित किया जाता है और वहां पर बिना परमिशन के कोई भी जो है वो नहीं जा सकता है। जबकि बाह्य स्थानीय जो होता है, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर संरक्षित किया जाता है। मतलब बाह्य स्थान में क्या हो जाता है, जिस प्राकृतिक आवास में जीव रह रहा था उसे उसके उस स्थान से निकाल करके उसे किसी कृत्रिम सुरक्षित स्थान पर क्या कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है। उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, जीव सफारी पार्क आदि जो है वो इसके एग्जाम्पल। तो यहाँ पर इस तरीके से हम स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण की भी बात हम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं सेक्शन से की बात करेंगे, सेक्शन से अर्थात सेक्शन सी की हम बात करेंगे। ए और बी की हम बात कर चुके हैं, अब हम इसको शुरू करेंगे। तो देखिए, अब है हमारा खंड से। खंड से की हम बात करेंगे जिसमें हमारे कौन से प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चन कितने होंगे, 3 होंगे और इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 3 ही होगी और उनका नंबर भी कितना होगा, 3 होगा। तो टोटल जो है वो 9 नंबर की हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के बारे में बताइए, राइट द फॉलोइंग। तो पहला है हमारा ऑप्शन, जो पहला प्रश्न है इसका, गुणसूत्रीय विकार, दूसरा है क्लाइनफेल्टर विकार, तीसरा है टर्नर विकार। तो देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम हमारे पहले उत्तर की बात करते हैं, जो हम बात कर रहे हैं गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। दूसरी तरफ या एक या अधिक गुणसूत्रों की अनुपस्थिति या अधिकता, असामान्य विन्यास गुणसूत्रीय विकारों के कारण होते हैं। मतलब कमी के कारण से, अधिकता के कारण से, असामान्यता के कारण से, अनुपस्थिति के कारण से क्रोमोसोमल डिजीज हमें या डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक गुणसूत्र की अधिकता, मतलब जब कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन होता है उस दौरान क्या हो जाती है, एक गुणसूत्र की अधिकता मतलब अधिक हो जाता है या हानि हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है, असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है या एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन न हो सकने के कारण क्रोमोसोम का पूरा एक समुच्चय अधिक हो जाता है। लेकिन अब अगर मान लो कि कोशिका द्रव्य विभाजन ही नहीं हुआ, उस कारण क्या हुआ, क्रोमोसोम का पूरा एक समुच्चय क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है, बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। तो देखिए, एक में तो क्या हो गई है, असुगुणिता हमें देखने को मिल रही है। क्यों, क्योंकि या तो अधिकता हो गई है या विसंयोजन उसमें हो गया है या अनुपस्थिति हो गई है। जबकि दूसरे के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है कि इसमें पूरा ही समुच्चय क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता कहा जाता है। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, 46 अर्थात 23 जोड़े है। इनमें से 22 जोड़े अलिंग सूत्र होते हैं और 1 जोड़ा लिंग सूत्रों का पाया जाता है। तो क्या होते हैं, 22 जोड़े तो लिंग गुणसूत्र होते हैं अर्थात 44 और 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्रों का पाया जाता है, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि पुरुष के अंदर वो XY होते हैं जबकि मादा के अंदर XX होते हैं। कभी कभी व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या का एक अतिरिक्त जोड़ा, एक अधिक या एक जोड़ा कम हो जाता है। तो या तो क्या हो जाता है, अधिक हो गया, या क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसे गुणसूत्रों की द्विअधिसूत्रता, टेट्रासोमी या द्विन्यून सूत्री नलोसोमी कहा जाता है। ये हम इसे कहते हैं। दूसरा है हमारा इसका आंसर क्लाइनफेल्टर विकार। क्लाइनफेल्टर विकार की जब हम बात करते हैं तो देखिए, इस विकार का कारण X गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति है। मतलब X गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति के कारण से हम देखेंगे क्या हो जाएगा, जिसके कारण केंद्रक में 47 गुणसूत्र अर्थात XXY हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से पुंप्रधान होते हैं, किंतु मादा लक्षण, देखिए होते तो वो पुरुष हैं
होते तो पुरुष हैं, लेकिन उसमें कैसे लक्षण दिखाई देते हैं? मादा के समान लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे हम गायनोमास्टीज कहते हैं, अर्थात स्त्रीवत पुरुष वक्ष का वर्धन हो जाता है। तो यह क्लाइनफेल्टर विकार के कारण से होता है, जिसके अंतर्गत 47 गुणसूत्र हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बांझ होते हैं, स्टेराइल होते हैं, मतलब जनन की क्रिया नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो इसका आंसर था टर्नर विकार। टर्नर विकार के अंतर्गत क्या हो जाता है? इस विकार के कारण एक एक्स गुणसूत्र का अभाव होता है, अर्थात 45 गुणसूत्र की स्थिति हो जाती है, मतलब x0। अर्थात इसमें क्या हो गया, क्योंकि टोटल हमने बताए थे कि 46 होते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, एक x गुणसूत्र का अभाव हो जाता है, सिर्फ एक ही गुणसूत्र x के रूप में रहता है। और इस स्थिति में ऐसी स्त्री मादा बांझ होती है, क्योंकि अंडाशय अल्प वर्धित होते हैं और उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का भी अभाव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम टर्नर विकार देखते हैं, क्लाइनफेल्टर विकार देखते हैं, गुणसूत्रीय विकारों की हम बात करते हैं। तो उन सभी विकारों के कारण से अलग अलग गुणसूत्रीय प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं और उन गुणसूत्रों की कमी या अधिकता के कारण से हमारे शरीर पर उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। आप देखिए, इसका जो है प्रश्न जो हमने कहा था कि यस इनमें विकल्प हमें मिलेंगे, तो अब इसका दूसरा अथवा का प्रश्न है, युग्मक जनन किसे कहते हैं? शुक्राणु जनन की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे युग्मक जनन अर्थात गैमेटोजेनेसिस की हम बात कर रहे हैं। अब इस गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या होता है। आद्य जनन कोशिकाओं, आद्य जनन कोशिकाएं मतलब प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स के द्वारा जंदो युग्मों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। गोनेड्स का, गोनेड्स मतलब नर के अंदर वृषण और मादा के अंदर अंडाशय, इनका निर्माण, और उन वृषण के अंदर तो शुक्राणुओं का निर्माण और मादा के अंडाशय के अंदर अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? युग्मक। क्योंकि युग्मक कौन है? शुक्राणु और अंडाणु है, उनके निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। युग्मक जनन की क्रिया पुटिका प्रेरक हार्मोन, एक हार्मोन है, क्या नाम है उसका? FSH हार्मोन, जिसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन के द्वारा होती है। शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस, इस क्रिया में ये जनरली शुक्राणु जनन की क्रिया किसमें देखने को मिलती है? नर के अंदर। और नर के अंतर्गत क्या होता है? इस क्रिया में वृषणों में आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स क्या करती हैं? स्पर्म की फॉर्मेशन करती हैं और स्पर्म के फॉर्मेशन की क्रिया शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। रज्जुकियों में अर्थात कोडेट्स में शुक्राणु जनन सतत प्रक्रिया के रूप में होता है। जनरली किशोरावस्था के बाद से जो है वो नर के अंदर शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। देखिए, शुक्राणु जनन के निम्न भाग हैं। सबसे पहले होता है शुक्राणु पूर्व का निर्माण युग्मक जनन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। इसमें क्या होता है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स द्वारा शुक्राणु पूर्व स्पर्मेटिड का निर्माण 3 चरणों में होता है, जो निम्न है। सबसे पहले कौन सी अवस्था होती है? उसमें गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में क्या होता है? इस अवस्था में स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स के सूत्री विभाजन द्वारा होता है और कोशिकाएं द्विगुणित हो जाती हैं, मतलब द्विगुणित हो जाती हैं वो, ये गुणन प्रावस्था में होता है। दूसरी प्रावस्था होती है वृद्धि प्रावस्था। इस अवस्था में स्पर्मेटोगोनिया आकार में वृद्धि कर लेती है। वृद्धि में क्या हो जाती है? वो स्पर्मेटोगोनिया क्या कर लेता है? आकार में वृद्धि कर देता है और प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिकाएं बना लेता है, जो भी कैसी होती हैं? द्विगुणित होती है। मतलब ये क्या करेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या प्राथमिक शुक्राणु जन कोशिकाओं का निर्माण कर लेगा। ये वृद्धि प्रावस्था में होता है। अगली प्रावस्था है परिपक्वन प्रावस्था, मतलब मैच्योरेशन फेज। इस अवस्था में प्राथमिक शुक्राणु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है, जिससे दूसरे अर्धसूत्री विभाजन में प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स का निर्मित हो जाते हैं और इन 2 स्पर्मेटिड्स से 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। तो 2 से कितने बन गए? 4। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जैसे हम इस डायग्राम से देख पा रहे हैं कि सबसे पहले क्या हुआ? एक हमने कोशिका ली जो कैसी थी? द्विगुणित। यहाँ पर 2n लिखा हुआ है, 2n का मतलब है द्विगुणित थी वो। और उसमें कौन सा विभाजन हुआ? माइटोसिस, मतलब सूत्री विभाजन हुआ। और उसके अंतर्गत फिर क्या हो जाता है? द्विगुणन की क्रिया हम देखते हैं और प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स बन जाती है। वो भी कैसी होती है? द्विगुणित होती है। फिर उसके अंदर कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है और एक से क्या बन गई? 2 बन जाती है। फिर इन 2 के अंदर क्या होता है? द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है
और इनसे क्या होती है, इनसे भी 2 बन जाती है इनसे। और जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स भी फिर क्या करती हैं, स्पर्मेटिड्स का निर्माण कर लेती हैं। और ये स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। और प्रत्येक स्पर्मेटिड्स क्या करता है, फिर परिपक्वन के दौरान क्या कर लेता है, 4 अगुणित शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। तो जो अभी तक हमने इसके अंदर देखा है वो हम इस डायग्राम से भी इस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो इस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के अंदर परिपक्व शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे शुक्राणु पूर्व का विभेदीकरण। अगुणित पूर्व शुक्राणुओं में विभेदीकरण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्रिया को शुक्रजनन शुक्र कायांतरण कहते हैं। इसके बाद अनेक परिवर्तनों से पूर्व शुक्राणुओं में विभेदित हो जाता है, जिनमें केंद्रक द्रव्य आदि के जल के निकल जाने पर सभी गुणसूत्र छोटे से स्थान में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है वो हमें स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। इसके बाद शुक्राणुओं का एक्रोसोम गोल्जी काय के विभेदन से बनता है। तो देखिए शुक्राणुओं का जो एक्रोसोम वाला भाग होता है, ये देखिए ये जो भाग दिखाई दे रहा है हमें, ये क्या है, एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम किसके कारण से बन रहा है, गोल्जी काय के विभेदन से बनता है। और विभेदन की क्रिया के परिणाम स्वरूप रिक्तिका के परिमाण में बढ़ने से तथा इसके भीतर पूर्व एक्रोसोमल कण दिखते हैं। और इसके भीतर क्या दिखाई देंगे हमें, एक्रोसोमल। ये देखिए एक शुक्राणुओं की संरचना दी गई है और इसके अंतर्गत हमें देखेंगे भीतर पूर्व की तरफ एक्रोसोमल कण दिखाई देते हैं। पूर्व शुक्राणु का सेंट्रोसोम तारककाय का बना हुआ होता है। सेंट्रोसोम जो होता है वो क्या होता है, तारककाय का बना हुआ होता है। शुक्राणु को समीपस्थ सेंट्रियोल कहते हैं तथा दूरस्थ अक्षीय तंतु का निर्माण करते हैं। शुक्राणु की पूंछ का प्रमुख भाग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये शुक्राणु की पूंछ, जनरली इसके हम बात करते हैं तो इसमें हेड भाग होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है और टैल होती है। टैल जो होती है वो शुक्राणुओं को गमन के अंदर मददगार करती है, मूवमेंट में मददगार ये होती है। तो प्रमुख भाग ये इसके अंदर पाए जाते हैं और इस तरीके से ये जो शुक्राणु होता है उसका निर्माण हमें शुक्राणु जनन की क्रिया या स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमें देखने को मिलता है। देखिए अब हमारा अगला प्रश्न है, आयु पिरामिड, एज पिरामिड क्या है। एक बढ़ती हुई समष्टि का एक आयु पिरामिड बनाइए। तो यहाँ पर देखेंगे एक समष्टि क्या होती है, हम देखते हैं कि किस तरीके से जीव हमें देखने को मिलते हैं और उसके आधार पर हम उसका एक एज पिरामिड बनाएंगे। हम सबको पता है कि एज पिरामिड कैसे बनता है, आगे हम बात करेंगे। आयु पिरामिड, तो देखिए इसका उत्तर, किसी दिए गए समय में समष्टि विभिन्न आयु वर्ग वाली व्यष्टियों से मिलकर के बनी होती है। समष्टि के लिए आयु वितरण को आलेखित किया जाता है तो बनने वाली संरचना को आयु पिरामिड कहा जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों बात हो रही है एक विशिष्ट समय में। और समष्टि मतलब क्या हो गया, एक ही जाति के जीवों का समूह और विभिन्न आयु वर्ग वाली व्यष्टियां क्या होती हैं, एक एकल जीव होता है। जैसे अगर मैं अपनी खुद की बात करती हूँ तो मैं एक व्यष्टि हूँ, ठीक है। और अगर मेरे घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, वो क्या बना रहे, एक समष्टि बना रहे। एक ही जाति के जीवों का समूह क्या कहलाता है, समष्टि कहलाता है। लेकिन हम अपनी समष्टि के अंदर देख रहे हैं, हम अपने घर परिवार के अंदर भी देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति हमारे घर में 5 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 70 साल का है। सबकी एज क्या है, अलग अलग है। तो उसके आधार पर सबका विशिष्ट समय होता है, क्योंकि कभी अभी कोई 5 साल का है, कोई 1 ही साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 70 साल का है। तो वो सब आयु वितरण को बताते हैं, क्योंकि हमारे घर के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबकी एज अलग अलग है। तो उन सबका एज वितरण, सबकी आयु क्या है, अलग अलग होती है। और जब उसको हम एक पिरामिड के रूप में बताते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एज पिरामिड या आयु पिरामिड कहलाते हैं। और इन्हें हम संरचना जो बनती है उसे हम आयु पिरामिड कहते हैं। जैसे हम देखेंगे कि एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, हम मानव के लिए हम बात करते हैं। अगर एक समष्टि के अंदर हम बात करें प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है जिनका प्रजनन काल अभी शुरू नहीं हुआ है, वो अभी छोटे हैं, उनका अभी रिप्रोडक्टिव टाइम चालू नहीं हुआ। तो जो हमारे घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं या जो किशोरावस्था में होते हैं वो सब प्री रिप्रोडक्टिव में आते हैं। धीरे धीरे जब समय परिवर्तित होगा, समय बढ़ेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, प्री रिप्रोडक्टिव से फिर वो अगली रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन अवस्था के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे घर में ऐसे भी होंगे जो यस अभी प्रजनन करने योग्य हैं, प्रजनन कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि जब और समय बीतेगा, समय के साथ साथ वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वृद्धावस्था की तरफ जाएंगे। और जब वो वृद्धावस्था की तरफ
तरफ जाएंगे तो वो समय क्या कहलाएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब प्रजनन काल के जो पश्च जो समय होता है, मतलब पश्च प्रजनन काल के, अब उनका प्रजनन काल समाप्त हो चुका है, अब वो प्रजनन की क्रिया नहीं कर सकते हैं, वो वृद्धावस्था की कैटेगरी में आते हैं। तो सबके घरों के अंदर या हम किसी भी समष्टि की बात करते हैं तो उसमें जो है वो शिशु बच्चे जो होते हैं वो प्री रिप्रोडक्टिव में आते हैं, रिप्रोडक्टिव में जो प्रजनन योग्य जीव होते हैं वो आते हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के अंदर वो जीव आते हैं जिनका प्रजनन काल अब समाप्त हो चुका है। तो धीरे देखिए, पहले वाले के अंदर तो देखिए जिनका प्रजनन काल शुरू होगा अभी उनकी संख्या अधिक है, रिप्रोडक्शन वालों की संख्या कम है, और जिनका प्रजनन काल समाप्त हो चुका है उनकी संख्या कम है। इनके अंदर देखिए रिप्रोडक्शन करने वाले और प्री रिप्रोडक्टिव हम देख रहे हैं, रिप्रोडक्टिव वाले समान दिखाई दे रहे हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही है। जबकि तीसरे ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि जो बच्चे हैं प्री रिप्रोडक्टिव उनकी संख्या कम है, रिप्रोडक्शन वाले अधिक है, और फिर धीरे धीरे हम सबको पता है कि ये एक समय के बाद में, जो इस रेड से दिखाए गए वो एक समय के बाद में मृत्यु अवस्था के बाद चले जाएंगे, और उसके बाद ब्लू वाले हैं वो रेड में परिवर्तित हो जाएंगे, और ये येलोइश जो दिखाई दे रहे हैं वो ब्लू में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये सारी क्रिया क्या होती है, समय के साथ हमें देखने को मिलती है दोस्तों। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है इसका अथवा में, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, राइट नोट ऑन फॉलोइंग। पहला है हमारा, एक आवास में जनसंख्या घनत्व को मापने की 3 विधियां लिखिए, पहला प्रश्न है। कि दूसरा प्रश्न है, एक जीव के जनसंख्या घनत्व के अध्ययन द्वारा प्राप्त होने वाली आवश्यक सूचना बताइए। तो देखते हैं हम यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसमें हम सबसे पहले की हम बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहला है हमारा भौतिक गणना के रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसकी भौतिक रूप से गणना कर सकते हैं, भौतिक मतलब हम उसे देख सकते हैं। दूसरा है प्रतिशत आवरण या कुल जैव भार, कि कितना अधिक जैव भार वहां पर पाया जा रहा है, उसके आधार पर हम इसकी गणना कर सकते हैं। आपेक्षिक घनत्व को बता सकते हैं, पगमार्क की गणना, कि पगमार्क की कोई भी जो जीव है उसके पद चिन्ह हमें दिखाई देते हैं, उसकी कैलकुलेशन करके हम पता लगा सकते हैं कि ये पगमार्क किस जीव के हैं, और उसके आधार पर हमें पता चल जाएगा बाघ के हैं, बघेरे के हैं, शेर के हैं, तेंदुए के हैं, उसके आधार पर हम उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस क्षेत्र पर कितने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। मल गुट्टिकाओं की गणना, उनके शरीर से जो अपशिष्ट का निष्कासन किया जाता है उस अपशिष्ट को देख करके भी हम पता लगा सकते हैं कि उस एरिया में किस प्रकार की जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा जो हमारा इसका बी था उसका उत्तर हम देखते हैं, जनसंख्या में हुई कमी या अधिकता। तो देखिए अगर जनसंख्या में कमी होती है या अधिकता होती है तो भी उसके कारण से जनसंख्या घनत्व या उसके ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है इफेक्ट होती है। जीवन संघर्ष है या नहीं, हम सबको पता है कि प्रत्येक जाति अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए और प्रत्येक जाति के जो 2 जीव होते हैं उसके अंदर हमें क्या होता है, हमें संघर्ष देखने को मिलता है। वो संघर्ष आवास के लिए होता है, रहन सहन के लिए होता है, खान पान के लिए हो सकता है, और अपने साथी जीवों के लिए भी हो सकता है। किसी भी चीज के लिए संघर्ष हो सकता है। अगर वहां पर ये सब चीजें कम होंगी तो वहां पर जीवों के अंदर बहुत अधिक हमें संघर्ष देखने को मिलेगा। तो वहां पर हमें देखना पड़ता है कि जीवन में संघर्ष है या नहीं है। आवास की स्थिति, जीव जंतु जिस आवास में रह रहे हैं वो आवास कैसा है, वहां पर आवास की परिस्थितियां किस तरीके से हैं। अगर वहां पर बहुत अधिक मात्रा में आवास है तो वहां पर जीव पर्याप्त मात्रा में रह सकते हैं, लेकिन कम है तो फिर आवास के कारण लिए भी जो है वो जीवों के मध्य में हमें संघर्ष देखने को मिलता है। आवास की स्थिति ये हम बात कर चुके हैं। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट है जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन, उत्परिवासन। कोई भी जो समष्टि होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी, यहां पर हम बात कर रहे हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व या हम बात करते हैं समष्टि घनत्व। समष्टि घनत्व का मतलब होता है एक विशिष्ट एरिया में एक विशिष्ट समय पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या, जिसे हम n से बता रहे हैं। अब हम देखेंगे कि अगर इस के अंतर्गत मान लो 100 जीव रह रहे हैं और वहां पर जन्म और वहां पर 100 जीवों के रहने के लिए ही पर्याप्त साधन है, लेकिन किसी कारण से अब हम देख रहे हैं जन्म दर। जन्म दर के अंतर्गत मतलब क्या हो जाता है, नेटिलिटी। नेटिलिटी को बी से बताया गया है, मतलब बर्थ, की वहां पर जीवों का जन्म हो गया। मान लो कि अगर यहाँ पर अब 20 नए जीवों का जन्म हो गया तो वहां पर संख्या 100 से बढ़कर कितनी हो गई है, 120। जब 120 हो गई है तो 20 अतिरिक्त जीवों के लिए हमें सब चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो उसके कारण से भी हमारा समष्टि घनत्व जो है वो प्रभावित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मृत्यु दर की। मृत्यु दर की हम बात करेंगे जिसे हम मोर्टेलिटी या डी से हम बता रहे हैं, डेथ से बता रहे हैं। हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पर इतने जीव थे और अगर उसमें से 40 की मृत्यु हो गई है तो हम देखेंगे कि वहां पर जो इतने जीव 100 पाए जा रहे थे, लेकिन अगर उसमें उनकी संख्या कम हो गई है तो हम देखेंगे कि मृत्यु दर के कारण
कारण से भी जो चीजें पहले 100 लोगों के लिए पर्याप्त थी, 100 जीवों के लिए पर्याप्त थी, अब सिर्फ उसमें से 40 की मृत्यु हो गई, तो बचे हुए जीव जो हैं वही उसे कंज्यूम कर पाएंगे। तो मृत्यु दर अधिक होने पर भी जनसंख्या घनत्व जो होता है वो प्रभावित होता है, क्योंकि वहां पर जीवों की संख्या कम हो जाती है। फिर उसके बाद तीसरा हम बात करते हैं आप्रवासन। आप्रवासन होता है कि यस, आप्रवासन मतलब इमिग्रेशन है कि यस आई, जिसे मतलब कि कोई भी जीव अपने स्थान को छोड़ करके हमारे आवास में आ रहा है। आप्रवासन की जैसे अब हम बात करते हैं, सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं साइबेरियन सारस जो होते हैं वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत आते हैं, और हम देखेंगे कि आप्रवासन के कारण से कि जो पहले वहां पर जितने जीव रह रहे थे, लेकिन किसी कारण ये परिस्थितियों से या बहुत सारी परिस्थितियों के कारण से देखते हैं कि जीव अपना स्थान छोड़ करके किसी दूसरे आवास में आ जाता है, तो उसी तरीके से ये हमें देखने को मिलता है कि वहां पर फिर जीवों की संख्या बढ़ जाती है। और उत्प्रवासन, उत्प्रवासन मतलब होता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है जाना, कि अब जीव आ तो रहा है, आने के साथ साथ क्या हो रहा है, वो अपने स्थान को छोड़ करके एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर भी पलायन कर रहा है, तो भी वहां पर जीवों की संख्या हमें कम देखने को मिलती है। तो ये कारण है जिसके आधार पर एक जो समष्टि घनत्व होता है वो बढ़ता है, घटता है, और उसके कारण से फिर उसके प्रभाव उन जीव जातियों के जीवों के ऊपर, समष्टियों के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला है मानव जीनोम परियोजना HGP, जिसे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। दूसरा है tRNA का नामांकित चित्र बनाइए। तो tRNA के नामांकित चित्र की हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला है हमारा मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस परियोजना को लगभग कब शुरू किया गया था? 1 अक्टूबर 1990 में यूएस में HGP के नाम से अमेरिकी ऊर्जा विभाग व राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के सहयोग से इसे शुरू किया गया था। और मानव जीनोम क्षार युग्मों की लगभग संख्या कितनी है? 3.3 × 10⁻⁹। ठीक है, इतने अधिक क्षार युग्म मनुष्य के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। प्रति क्षार युग्म $3 खर्च है, जो तो परियोजना का कुल खर्च कितना हो गया? 9.9 × 10⁻⁹ जो है वो इसका खर्चा हमें देखने को मिला गया। और जिसके अंतर्गत देखा गया कि पूरा जो ह्यूमन का जीनोम है उस जीनोम की मैपिंग कर ली गई है, और कौन सा जीन जिस कार्य के लिए उत्तरदायी है उसके आधार पर उसके फंक्शंस जो है वो ज्ञात किए जा रहे हैं। और उस जीन की संरचना अगर हमारे शरीर के अंदर नहीं है, वो एब्सेंट है या उसकी प्रेजेंस है, तो उसके कारण से हमें क्या हो रहा है, ये सारी पूरे इस मानव जीनोम परियोजना की मैपिंग के अंतर्गत किया जा रहा है। इस परियोजना से विभिन्न व्यक्तियों के डीएनए में पाई जाने वाली विभिन्नता की जानकारी प्राप्त हुई है। हम सबको पता है डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए क्या होता है? एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाता है। और हमारे डीएनए के अंदर क्या वेरिएशंस हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, वो हम इस परियोजना से पता लगा पाए हैं। इससे मनुष्य में पाई जाने वाली अनेक अनियमितताओं को पहचानने, उपचार करने और कुछ सीमा तक उन्हें रोकने में भी मदद मिली है। तो इस तरीके से हमने इसको देखा है। इससे मानव जीव विज्ञान के रहस्यों को जानने में मदद मिलती है। मानव जीव विज्ञान, क्योंकि जीनोम की सहायता से हम उस जीव के बारे में पता लगा पाएंगे और उसके रहस्य क्या है उस जीव के शरीर के अंदर, उसके बारे में भी हम पता लगा पाएंगे। मानव के अलावा कई दूसरे जीवों के अनुक्रम की जानकारी होने से उनका उपयोग स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा उत्पादन एवं पर्यावरण सुधार में कर रहे हैं। जब हमें पता चल गया है कि यस जीनोम की सीक्वेंसिंग ये है, तो उन जीनोम की संरचनाओं, उस जीनों की संरचनाओं में चेंजेस करके भी और सही जानकारी मिलने से हम इन सभी के कारण से क्या कर पा रहे हैं? सुधार कर पा रहे हैं, बहुत अधिक अच्छा उसे कर पा रहे हैं। दूसरा हमारा आंसर था उसका tRNA का नामांकित चित्र। तो हम बात करेंगे tRNA जो होता है, तो देखिए tRNA का ये क्लोवर लीफ मॉडल रूप बताया गया है। और tRNA का पूरा नाम होता है ट्रांसफर RNA। जनरली आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, मैसेंजर RNA, rRNA, राइबोसोमल RNA और tRNA ट्रांसफर RNA होता है। और इस तरीके से यहाँ पर एक्सेप्टर स्टैम्प पाया जाता है, डी लूप इसमें देखने को मिलता है, एंटीकोडोन लूप देखने को मिलता है, वेरिएबल लूप होता है और ये लूप इसमें इस तरीके से। तो tRNA का ये क्लोवर लीफ मॉडल हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इसका नामांकित चित्र इस तरीके से हम इसे देखते हैं। और हम सबको पता है आरएनए होता है, उसमें अलग से नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, डीएनए के अंदर अलग से नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। तो ये इसकी tRNA की संरचना को हम देखते हैं।
अब देखिए इसका जो प्रश्न है ये भी अथवा में है और देखिए इसके हम प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में अंतर बताइए। तो देखिए निम्नलिखित में अंतर बताइए, इसका ऑप्शन है डीएनए व आरएनए, एचएनआरएनए व एमआरएनए, कोडोन व एंटीकोडोन, मतलब प्रकूट व प्रतिकूट। तो इसमें हम देखते हैं पहले का उत्तर हम देखेंगे। पहला है डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए हम सबको पता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो देखिए डीएनए कैसा होता है, द्विरज्जु की अर्थात द्विसूत्री होता है। इसमें कौन से नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, इसमें एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन होते हैं। इसमें पेंटोज शर्करा व डीऑक्सीराइबोज होती है। पेंटोज शर्करा के रूप में क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। यह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो ये तो हम डीएनए की बात करते हैं कि डीएनए इस तरीके से होता है, इसके ये कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आरएनए की। आरएनए जो होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल की बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है वो क्या होता है, एकल सूत्री, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मतलब जहां पर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था ये कैसा होता है, एकल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें टी के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। मतलब एडेनिन तो होगा ही, गुआनिन तो होगा ही, लेकिन टी के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। और साइटोसिन इसमें देखने को मिलता है। पेंटोज शर्करा के रूप में राइबोज पाई जाती है। यह केवल पादप विषाणुओं में ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो देखिए यह सिर्फ प्लांट वायरस के अंदर ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो इस तरीके से हम डीएनए और आरएनए के अंतरों की हम बात करते हैं। अब देखिए इसका बी उत्तर है एचएनआरएनए व एमआरएनए में अंतर। एचएनआरएनए की बात करते हैं, यह प्रारंभिक अनुलेखन के फलस्वरूप डीएनए टेम्पलेट पर बनते हैं। तो ये देखिए अनुलेखन की जब क्रिया होती है तो डीएनए टेम्पलेट पर बनते हैं। इसमें व्यक्तित व अव्यक्तित दोनों अनुक्रम होते हैं। मतलब कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट इसके अंतर्गत, दोनों सीक्वेंसिंग हमें इसमें देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर एचएनआरएनए है, एक कोडिंग सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग है, और इस तरीके से एक्सॉन, तो इस तरीके से दोनों अनुक्रम हमें इसमें देखने को मिलते हैं। जबकि एमआरएनए जो होता है ये एचएनआरएनए से संसाधित होकर बनते हैं। इसमें व्यक्तित अनुक्रम होता है जबकि अव्यक्तित अनुक्रम नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर एमआरएनए जो बना है, एचएनआरएनए जो है इसमें व्यक्तित और अव्यक्तित दोनों ही थे, इसमें तो दोनों हैं, लेकिन एमआरएनए जो होता है इसमें सिर्फ व्यक्तित अनुक्रम या अव्यक्तित सीक्वेंसिंग भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम एचएनआरएनए व एमआरएनए के अंतरों की हम बात करते हैं। उसके बाद सी है इसका आंसर, अगला सी जो तीसरा है, देखिए वो बता रहा है कोडोन व एंटीकोडोन में अंतरों को बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसका निर्माण एमआरएनए के 3 नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम से होता है, मतलब कोडोन का। जबकि कोडोन के अनुसार ही टीआरएनए द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्लों को क्रमबद्ध करता है। तो ये क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्लों को क्रमबद्ध करता है। जबकि एंटीकोडोन में हम बात करेंगे, इसका निर्माण टीआरएनए के 3 नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम से होता है। और प्रतिकूट एंटीकोडोन के अनुरूप टीआरएनए से अमीनो अम्ल जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण हेतु राइबोसोम की सतह पर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर राइबोसोम की सतह पर ये आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम कोडोन और एंटीकोडोन, प्रकूट और प्रतिकूट के अंतर्गत हम अंतरों को हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम अपन ने बात कर लिए, खंड ए की बात कर लिए, खंड बे की बात कर लिए, खंड से की बात कर लिए। अब हम हमारे अंतिम खंड की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे अंतिम खंड द की, अर्थात सेक्शन डी बात करेंगे, जिसमें हम निबंधात्मक प्रश्नों को देखेंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस के अंदर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर बताते हुए प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल। तो इसमें पहला है हमारा जन्मजात प्रतिरक्षा तथा अर्जित प्रतिरक्षा, और दूसरा है मुख्य रोधक, मेन बैरियर्स की हम बात करेंगे। तो देखिए हम बात करेंगे कौन कौन सी प्रतिरक्षा होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिरक्षा, रोगाणुओं के संक्रमण के प्रति शरीर में उपस्थित प्रतिरोध को प्रतिरक्षा कहते हैं। तो देखते हैं जब हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से संक्रमण होता है तो शरीर में उपस्थित प्रतिरोध को प्रतिरक्षा कहा जाता है, अर्थात वह हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने का कार्य करती है। जीवों को विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा तंत्र से मिलती है। तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए क्या करता है,
सुरक्षा प्रदान करता है, इसे ही हम प्रतिरक्षी या इम्यूनिटी कहते हैं, जो 2 प्रकार की होती है, जन्मजात सहज प्रतिरक्षा, अर्जित या फिर उपार्जित प्रतिरक्षा हम उसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जन्मजात या सहज प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा क्या होती है? शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, यह जन्मजात उपस्थित होती है। यह किसी भी प्रकार के रोग कारक शरीर में प्रविष्ट होने में सफल हो जाते हैं तो प्राकृतिक प्रतिरोधकता के घटक उन्हें समाप्त कर देते हैं। यह जीवों की सुरक्षा हेतु प्रथम रक्षा पंक्ति बनाती है। तो देखिए, जन्मजात प्रतिरक्षा जो होती है हमारे शरीर को सबसे पहले सुरक्षा प्रदान करती है कि अगर कोई भी रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है तो उस रोग कारक को क्या करती है? पहचान करके नष्ट करने का कार्य करती। जैसे त्वचा, श्लेष्मा, झिल्ली, आंसुओं में मौजूद रोगाणुरोधी पदार्थ, लार, भक्षाणु कोशिकाएं आदि, ये सब क्या करते हैं? जैसे ही कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये विभिन्न जो क्या होते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। जबकि अर्जित या जिसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा करते हैं, अर्जित मतलब जो जन्म के बाद हम ग्रहण करते हैं उसे हम अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। यह एक विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली है, यह जन्म के पश्चात व्यक्ति अर्जित करता है और इसमें हम देखते हैं बहुत सारे इंजेक्शन हम लगवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं। अभी वर्तमान में हमने देखा, पिछले साल हमने देखा कि हमने कोरोना का वैक्सीन लगवाया है और वो कोरोना का वैक्सीन क्या है? एक अर्जित प्रतिरक्षा के रूप में हमने लिया है। क्यों? क्योंकि वह क्या करेगा? हमें कोरोना से सुरक्षा प्रदान करेगा। यह जन्म के पश्चात व्यक्ति अर्जित करता है। इसके द्वारा शरीर के भीतर प्रवेश करने वाले विशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों को विशेष अभिज्ञान द्वारा पहचान कर नष्ट कर दिया जाता है। तो जैसे ही हम जो दवाई लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं, वह उस रोग कारक को पहचान लेता है जो हमारे शरीर में प्रवेश हुआ है और उसे पहचान करके नष्ट करने का कार्य करता है। यह पूरक प्रतिरक्षी, कॉम्प्लीमेंट्री प्रतिरक्षी की तरह से कार्य करता था। जब प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता आंशिक या पूर्ण रूप से असफल होने पर एक पूरक प्रतिरक्षी की तरह से काम करता है कि मतलब जब जन्मजात हमें सुरक्षा नहीं दे पाती है तो उसके बाद में हम इसे पूरक प्रतिरक्षी के रूप में काम लेते हैं। उदाहरण के लिए बी व टी कोशिकाएं जो होती हैं, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अर्जित और उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है वो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। फिर इसका दूसरा उत्तर है मुख्य रोधकों के अंतर्गत हम देखेंगे मुख्य रोधक कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। शारीरिक अवरोध, फिजिकल बैरियर्स की हम बात करते हैं। ये शारीरिक अवरोध जो होते हैं इसमें त्वचा, म्यूकस झिल्ली, शारीरिक स्त्राव आदि क्या होते हैं? बैरियर से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। पूरक तंत्र, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, इस तंत्र में विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं और हम सबको पता है कि हमारे शरीर में भी विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम्स हमें विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। क्योंकि इस तंत्र में विशेष प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं जो विशेष परिस्थिति में सक्रिय होकर किसी विशेष निष्क्रिय प्रोटीन को तोड़ करके साइटोकाइन्स मुक्त करते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है। फिर है भक्षाणु नाशक अवरोध, इसमें विशिष्ट कोशिकाएं भक्षक कोशिकाओं का कार्य करती हैं जैसे मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस आदि। फिर है अगला प्रवाह अवरोध, इसमें शरीर के विभिन्न ऊतकों में चोट से उत्पन्न घाव व रोगजनक सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से क्षतिग्रस्त कोशिकाओं में उक्त स्थान पर लाल रंग का उभार, दर्द, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से अगर हमें कोई मच्छर काटा तो हम देखते हैं रेडनेस हो जाती है। तो वो सब क्या होती है? वो इन सभी के कारण से होती है ताकि वो रेडनेस हमारी स्किन के ऊपर हमें दिखाई देती है। तो ये बैरियर्स होते हैं। अब देखिए इसका अथवा वाला प्रश्न है, एड्स क्या है? एड्स रोग के कारण, निदान व उपचार बताइए। क्या है एड्स? देखिए एड्स की हम बात करेंगे तो एड्स जो है एक बीमारी ना होकर के एक बीमारियों का समूह है, आगे हम बात करेंगे, जिसका पूरा नाम होता है अर्जित अर्थात उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण रोग, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी खोज सर्वप्रथम 1981 में डॉक्टर गॉटलीव ने की थी और इस रोग से अभी तक काफी लोग मर चुके हैं। तो एड्स क्या है? एक बहुत भयानक बीमारी के रूप में यह एक रोग है जो विषाणु जनित है, विषाणु के कारण से होने वाली है। इस रोग का कारक कौन होता है? HIV, HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस क्या करता है? मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र के ऊपर प्रहार करता है और उसे डैमेज कर देता है। इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। यह विषाणु पश्च विषाणु, रेट्रो विषाणु के अंतर्गत आता है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के रूप में पाया जा रहा है और यह रेट्रो विषाणु के अंतर्गत देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं HIV संक्रमण के कारण।
क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो होता है वो कैसे फैलेगा, संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क द्वारा 85.25% जो उसके फैलने के चांसेस होते हैं। संदूषित रक्त द्वारा, अगर कोई भी एचआईवी का पेशेंट है और अगर उसका रक्त स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है तो उसके चांसेस 8% होते हैं। संदूषित सुइयों द्वारा, मतलब जो भी इंजेक्शन आजकल हम देख रहे हैं कि इंजेक्शन एक व्यक्ति को एक लगाया जाता है और उसके बाद में उस निडल को क्या कर दिया जाता है, डैमेज कर दिया जाता है। तो उस तरीके से अगर एक व्यक्ति के ऊपर किसी निडल का उपयोग या सिरिंज का उपयोग करके उसे दूसरे व्यक्ति से संपर्क में लिया जाता है तो उसके द्वारा भी इसके फैलने के चांसेस 2% रहते हैं। और अन्य कारण, संक्रमित माता से शिशु में, कि अगर कोई माता है जिसको एचआईवी की समस्या है और वह गर्भ के अंदर अपने शिशु को धारण किए हुए है तो उससे भी क्या होता है, माता के शरीर के अंदर पहुंचने के 7.5% चांसेस होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एचआईवी का वायरस होता है और ये वायरस जो होता है इसके ऊपर इस तरीके से कोटिंग की गई है। ये इसकी इतनी अधिक हार्ड कोटिंग है जो अभी तक नहीं टूट पा रही है जब तक, और ये वायरस इसके अंदर रहता है। जैसे ये हमारे शरीर के अंदर जाता है, हमारे शरीर की सेल्स को डैमेज करने लग जाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जाएगा हमारी खुद की सेल्स को तो डैमेज करने लगेगा और अपनी खुद की संख्याओं को, कोशिकाओं को बढ़ाने लगेगा। तो जब हमारे शरीर में हमारे शरीर की कोशिकाओं की संख्या कम होने लगेगी और इसकी संख्या बढ़ने लगेगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, हम बीमार होते चले जाएंगे, हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी। क्यों? क्योंकि इस वायरस ने डायरेक्ट हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर क्या कर दिया है, प्रहार कर दिया है। और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान कर रहा था, लेकिन जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ही कमजोर हो गया है, खराब हो गया है, धीरे धीरे वो बीमार हो रहा है, तो बहुत सारी बीमारियां एचआईवी के पेशेंट को घेर लेती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एचआईवी एक बीमारी, एड्स एक बीमारी ना होकर के बीमारियों का समूह होती है। देखिए, एचआईवी एड्स छूने या संपर्क में आने से नहीं फैलता है, यह शरीर में स्रावित द्रव्यों से फैलता है। एचआईवी संक्रमण से लेकर एड्स रोग के लक्षण प्रकट होने के बीच का समय कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक हो सकता है। तो देखिए, एचआईवी के जो लक्षण होते हैं उनके प्रकट होने का समय कुछ महीनों से लेकर के लगभग, कई बार तो ऐसा होता है बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद में ही हमारे शरीर में इसके लक्षण प्रकट होते हैं। तो देखिए, अब किसके कारण से एचआईवी नहीं फैलता है? एचआईवी एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड, टच करने से नहीं फैलता है, थ्रू फूड, भोजन से नहीं फैलता है, इन सभी कारणों से, कीटों के काटने से नहीं फैलता है, और इस तरीके से ये सब है इसके, जिसके कारण से एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं फैलता। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण से एचआईवी है वो ट्रांसमिट नहीं होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, और जिन कारणों से होता है वो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। एचआईवी व्यक्ति के शरीर में पाई जाने वाली वृहद भक्षाणुओं में प्रवेश करता है। इसके अंतर्गत क्या हो जाता है, वृहद भक्षाणु कोशिकाओं में वो प्रवेश कर जाता है। एचआईवी का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा विवायवीय डीएनए में परिवर्तित हो जाता है। तो यह क्या हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है और ये विषाणुवीय डीएनए परपोषी के डीएनए के साथ जुड़ जाता है, और फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, यह परपोषी के डीएनए के साथ में जुड़ जाता है। वह परपोषी कोशिका को विषाणु उत्पन्न करने का निर्देश देता है। तो जब ये हमारे के साथ में जुड़ गया तो हमारी कोशिका को क्या है, विषाणु उत्पन्न करने का निर्देश देता है, और यहाँ परपोषी की कोशिका एचआईवी की फैक्ट्री की तरह से काम करती है। तो फिर हमारी जो सेल्स होती हैं वो क्या करने लग जाती हैं, एचआईवी वायरस को बनाने की एक फैक्ट्री के रूप में काम करने लग जाती हैं। एचआईवी सहायक टी कोशिकाओं, टी हेल्पर सेल में प्रवेश कर जाते हैं और वहां अपनी संख्या में वृद्धि करके रक्त में मुक्त हो जाते हैं, और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में बुखार, वजन की कमी व दस्त लगने जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए एड्स को एक बीमारी ना बोल करके बीमारियों का समूह बोला जाता है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब देखिए, एचआईवी की रोकथाम के उपाय, इसके निदान क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हम इसको रोक सकते हैं। सुरक्षित लैंगिक संपर्क के द्वारा हम इसे रोक सकते हैं। एचआईवी मुक्त रक्त के आदान द्वारा, कोई भी जो एचआईवी का पेशेंट है उसका ब्लड किसी को भी स्वस्थ व्यक्ति को नहीं दिया जाए, इसलिए हम इसे रोक सकते हैं। एचआईवी के प्रति समाज के लोगों में जागरूकता द्वारा हम लोगों को अवेयर करें, फैलाएं कि किस कारणों से ये फैलता है, किन कारणों से नहीं फैलता, वो बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तो हम एचआईवी को फैलने से रोक पाएंगे। केवल एक बार काम में आने वाली डिस्पोजेबल सुइयों व सिरिंज को काम में लेकर उचित रूप से डिस्पोज करना। इस बीमारी की रोकथाम व उपाय बताने के कार्य काफी सरकारी और गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं, तो हम उनकी मदद से भी लोगों को अवेयर कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। एचआईवी का उपचार क्या है?
इस रोग का नैदानिक परीक्षण, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये प्रश्न भी था आपने, कि एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी आमापन एलिजा के द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। अगर कोई भी HIV पेशेंट होता है तो उसका एलिजा परीक्षण किया जाता है। और जो मैं इसका इंग्लिश आपको पहले बता चुकी हूँ, हिंदी इसके एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षी रोधी आमापन है, इसके द्वारा किया जाता है। इसका आंशिक उपचार, ठीक है, अभी तक इसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। इसका आंशिक उपचार जो होता है एंटी रिट्रोवायरल औषधियों द्वारा किया जाता है। और इस रोग का अभी तक पूर्ण रूप से उपचार उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे डेथ वारंट भी कहा जाता है। जनरली इसके टेम्पररी उपचार में हम देखते हैं ज़िडोवुडीन जो है टैबलेट जो है वो दी जाती हैं, दवाइयां दी जाती हैं। तो एक इसका आंशिक उपचार ही अभी तक संभव हो पाया है। किस तरीके से इसका पूर्ण रूप से उपचार अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन फॉलोइंग। पहला है ऊर्जा के पिरामिड, दूसरा है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर। तो देखते हैं हम इसका उत्तर, ऊर्जा के पिरामिड। हम सबको पता है पारिस्थितिकी तंत्र के इकाई क्षेत्र में किसी समय अवधि विशेष में विभिन्न पोषण स्तरों द्वारा काम में ली गई कुल ऊर्जा की मात्रा को दर्शाने वाले रेखा चित्रों को ऊर्जा के पिरामिड कहते हैं। और ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसलिए सीधे होते हैं क्योंकि जब ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाती है तो लगातार ऊर्जा में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। इसलिए ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, क्योंकि उत्पादकों से उपभोक्ता तक प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा में लगातार कमी आती है और ऊर्जा की सिर्फ 10% मात्रा ही अगले पोषक स्तर पर पहुंचती, इसलिए इसे ऊर्जा का 10% का नियम भी कहा जाता है। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें एनर्जी पिरामिड, ये हमेशा सीधे प्राप्त होते हैं हमें। और इसमें हम देखेंगे सनलाइट जो होती है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और जूल से इसको मापा गया है। और इसमें हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि 1,00,000 जूल सनलाइट हमें प्राप्त हुई है, तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे उस तक सिर्फ 10,000 जूल ही तक पहुंचेगी। प्राइमरी कंज्यूमर, पीसी का मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता तक 1,000 जूल ही पहुंचेगी। फिर जब प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा दूसरे में जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता तक सिर्फ 100 जूल ही पहुंचेगी। और द्वितीयक उपभोक्ता से जब टर्शरी कंज्यूमर तृतीयक उपभोक्ता में जाएगी तो सिर्फ 10 जूल ऊर्जा ही पहुंचती है। तो इसीलिए इसे ऊर्जा का 10% का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाते जाते लगातार ऊर्जा में कमी होती जाती है और इसीलिए इसे ऊर्जा का 10% का नियम कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि सनलाइट इस तरीके से हमें प्राप्त हुई, प्राइमरी प्रोड्यूसर उत्पादकों तक इतनी पहुंची, फिर प्राथमिक उपभोक्ता तो ये उत्पादक तक पहुंची, ये प्राथमिक उपभोक्ता पहुंची, ये द्वितीयक उपभोक्ता तक पहुंची और ये तृतीयक। तो लगातार क्या हो जा रही है, ऊर्जा के अंदर कमी होती जा रही है एक स्तर से दूसरे स्तर पर। तो इसलिए ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे हमें प्राप्त होते हैं। अगला है खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला में अंतर। देखिए, अब हम जो हमारा दूसरा उत्तर है उसकी हम बात कर रहे हैं, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल जो होता है उसके अंदर हम जब बात करें तो खाद्य श्रृंखला जो होती है वो एक सीधी श्रृंखला होती है, सरल श्रृंखला होती है, जबकि खाद्य जाल जो फूड वेब होते हैं वो जटिल होते हैं, क्योंकि उसमें एक ही भोजन के ऊपर एक से अधिक जीव निर्भर करते हैं। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला में हम बात करेंगे ऊर्जा का स्थानांतरण उत्पादकों के सर्वोच्च उपभोक्ताओं में एक क्रम के रूप में होता है, मतलब एक सीक्वेंस में होता है, एक के बाद एक होता है। एक जीव एक स्तर या अवस्था पर ही रहता है। इसमें ऊर्जा प्रवाह की गणना आसानी से की जा सकती है और इसमें जीवों में समान पोषक स्तर पर सीमित प्रतिस्पर्धा होती है। क्यों? क्योंकि एक भोज्य पदार्थ के ऊपर एक ही जीव निर्भर करता है। जबकि खाद्य जाल के अंदर क्या होता है, इसमें खाद्य श्रृंखलाएं आपस में भोजन के लिए जुड़कर एक जाल बनाती हैं, जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। एक जीव एक से ज्यादा अवस्था बनाए रख सकता है, मतलब एक ही भोज्य पदार्थ के ऊपर एक से अधिक जीव जुड़े पाए जाते हैं। इसमें ऊर्जा के प्रवाह की गणना करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक ही भोज्य पदार्थ के ऊपर बहुत सारे जीव निर्भर कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा कई जीवों में समान व विभिन्न पोषक स्तरों पर होती है। अब देखिए, इसका जो प्रश्न है उसका अंतिम प्रश्न है ये, और ये अथवा में है। पारिस्थितिकी पिरामिड किसे कहते हैं, इसकी गणना में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घास के मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड का चित्र बनाइए। तो देखते हैं यहाँ पर इसका उत्तर, पारितंत्र। हम सबको पता है कि हमारे चारों तरफ हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के उत्पादक उपभोक्ता पाए जा रहे हैं, हमारा इकोसिस्टम है। पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के परस्पर आनुपातिक खाद्य संबंधों को जैव भार, जीव संख्या व
व ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर रेखा चित्रों द्वारा दर्शाया जाता है, जिन्हें पारिस्थितिकी स्तूप या पारिस्थितिकी पिरामिड्स भी कहा जाता है। चार्ल्स एल्टन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको बताया था, तो इसलिए उनको एल्टोनियन पिरामिड मतलब पारिस्थितिकी पिरामिड्स को एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है। एल्टोनियन पिरामिड, क्योंकि चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने इनको बताया था, तो उनके सम्मान में इसे एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, जैव भार का, जीव संख्या का और ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड की हम अभी बात कर ही चुके हैं पिछले क्वेश्चन के अंदर। देखिए, प्रत्येक स्तूप के आधार पर, प्रत्येक स्तूप मतलब पिरामिड के आधार पर उत्पादक मतलब प्रथम पोषण स्तर तथा शीर्ष की ओर क्रमशः प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक पोषण स्तर, प्राथमिक से कौन ले रहा है भोजन, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक पोषण स्तर और तृतीयक से सर्वोच्च उपभोक्ता, चतुर्थ पोषण स्तर दर्शाए जाते हैं, जो हम बात कर चुके हैं इस पिरामिड्स के अंदर। स्तूप के किसी पोषण स्तर पर विशेष से संबंधित सभी जीवों को उस पोषण स्तर में शामिल किया जाना चाहिए। कोई प्रजाति विशेष एक से अधिक पोषण रीतियां एक ही समय में अपना सकती है, बिल्कुल अलग अलग तरीके से वो पोषण अपना सकती है। जैसे गौरैया जब फल, बीज या मटर आदि खाती है तो वह प्राथमिक उपभोक्ता है, तथा यह कीटों व केंचुआ आदि को खाती है तो यह द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में होती है। तो बिल्कुल अलग अलग तरीके से हम इनको देखते हैं। तो कोई भी इसका एग्जाम्पल होता है, एक से अधिक पोषण रीतियों को प्रत्येक जीव जो है वो अपना सकता है। देखिए, तो देखिए, अब यहाँ पर हमारे पूछा गया था कि सीधा पिरामिड जो होता है वो घास स्थल का हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा तालाब, वन और खेत पारितंत्र के लिए भी हमें हमेशा सीधे ही पिरामिड्स प्राप्त होते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। एक घास क्षेत्र के अंदर हम जब संख्या का पिरामिड बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कौन होते हैं, उत्पादक। उत्पादक होते हैं। उत्पादक के ऊपर कौन निर्भर करता है, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर कौन निर्भर कर रहा है, द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक के ऊपर कौन निर्भर कर रहा है, तृतीयक उपभोक्ता। तो देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता की संख्या कम है। सर्वाधिक मात्रा में कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। फिर ये प्रोड्यूसर बहुत अधिक होते हैं, धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जाती है, किसकी, प्राथमिक उपभोक्ता की, जो उत्पादक पर निर्भर कर रहे थे। प्राथमिक उपभोक्ता सर्वाधिक होते हैं, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या कम होती है। क्यों? क्योंकि ये इनके ऊपर निर्भर कर रहे हैं। तो लगातार क्या होते जाता है कि यस, इनके वेट के आधार पर और संख्या के आधार पर भी हमें कम देखने को मिलते हैं। इसलिए क्या होता है, हमेशा ये सीधे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं पिरामिड ऑफ बायोमास ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जैव भार के आधार पर हम पिरामिड्स की बात करते हैं। तो क्यों, हम सबको पता है जैव भार के आधार पर भी सर्वाधिक कौन है, उत्पादक है। वो सर्वाधिक मात्रा में है तो उनका भार अधिक देखने को मिलेगा, ये वेट बताएगा इनका। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता है, वो कम है संख्या के अंदर, उनका कम होगा। फिर द्वितीयक उपभोक्ता है, उनकी संख्या में कमी देखने को मिलेगी तो उनका भार भी कम होगा। और तृतीयक उपभोक्ता है। तो लगातार जीवों की जैसे जैसे संख्या कम होती जाती है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर संख्या कम होने से उनके भार में भी हमें उत्तरोत्तर लगातार जो है वो कमी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें जैव भार, जैव संख्या के और ऊर्जा के पिरामिड उल्टे और सीधे हमें प्राप्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा 12th का जो आरबीएससी का मॉडल पेपर बायोलॉजी का, उसका एनालिसिस था। मैं उम्मीद करती हूँ आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से आप इसे पढ़ेंगे समय निकाल करके, और आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद।